गाइस स्टोरी को लाइक और कमेंट करो वरना मैं भी स्टोरी क्रिएट करना छोड़ दूंगा। सितारा इसे प्रोफेशन रेसर सितारा ने भास्कर की जान बचाई। अब आगे। ब्लैक पैंथर का नाम सुनते ही भास्कर सितारा को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि 3 साल पहले ब्लैक पैंथर के इन्वेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स सब गायब हो गए थे। इस वजह से ब्लैक पैंथर टीम बिखर गया था और ब्लैक पैंथर भास्कर का सपना था। और अनफॉर्चुनेटली ब्लैक पैंथर टीम में जब भास्कर आया था तभी वो डिसेबल हो गया था, इसीलिए वो बहुत सालों तक लोगों के सामने नहीं आया और ना ही उसने फिर कभी ब्लैक पैंथर टीम के बारे में सुना। और आज सितारा के मुंह से फिर से ब्लैक पैंथर टीम के बारे में सुन के भास्कर शॉक रह गया। भास्कर ने हैरानी से सितारा से पूछा, तुम ब्लैक पैंथर को जानती हो? सितारा ने कोल्ड नजरों से देख कहा, ब्लैक पैंथर टीम को एम्बारासिड मत करो। ये सुन भास्कर ने एक च्युइंग गम मुंह में डालते हुए कहा, ब्लैक पैंथर अब नहीं रहा, इसीलिए मेरे सामने ये शो ऑफ मत करो। हाउ रिडिकुलस, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मुझे ज्ञान मत दो। फिर सितारा ने कहा, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, आगे फ्यूचर में भी। ये सुन भास्कर ने एक भौहें उठा के कहा, तुम मुझसे जितना चाहती हो? कैसे? इस वॉल्क्सवैगन खटारा कार से? सितारा ने डेविल स्माइल किया और कहा, एग्जैक्टली। फिर सितारा ने अंबर की तरफ देखा। अंबर भी मुस्कुराते हुए सितारा की तरफ देखा और कहा, अब मैं पैसेंजर सीट पर बैठूंगा। सितारा ने हाँ में सर हिला के कहा, ऑल राइट। फिर उसके बाद भास्कर ने अपना च्यूइंग गम को थूकते हुए कहा, ठीक है सितारा, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम जो कहोगी वो मानूंगा, और अगर मैं जीत गया तो मेरे से तुम दूर ही रहना। सितारा ने एटीट्यूड से कहा, ऑफ कोर्स। उसके बाद चारों अपने अपने गाड़ी में बैठ गए, भास्कर और सितारा ड्राइविंग सीट पर और अंबर और भास्कर का दोस्त पैसेंजर सीट पर बैठे। भास्कर के दोस्त ने सितारा से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा आदमी कार नहीं चलाना चाहिए, चीटिंग करने की कोशिश भी मत करना। ये सुन सितारा कार से ही चिल्लाई, श्योर। भास्कर को लगा जैसे सितारा को कार से ज्यादा जान पहचान नहीं है, और जब अंबर सितारा को समझाने लगा कि कौन सी स्विच कौन सा बटन दबाना है तो ये देख भास्कर ने कार के अंदर से ही चिल्लाया, सितारा तुम जानती भी हो कि कार कैसे ड्राइव करते हैं। अगर तुम आज मर भी गई तो मुझे ब्लेम मत करना। अंबर को समझाते हुए देख भास्कर ने समझा कि सितारा को कार ड्राइव करना नहीं आता। ये सुन सितारा ने कोल्ड वॉइस में कहा, लेट्स बिगिन। ये सुनते ही भास्कर और सितारा दोनों ने कार स्टार्ट कर दी। भास्कर की कार थोड़ा आगे चलने लगी और वो लोग काफी दूर निकल गए। ये देख भास्कर के दोस्त दीपक ने कहा, भास्कर लगता है हम ऑलरेडी जीत ही गए हैं, सितारा की कार कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सितारा तुम्हें पसंद करती है क्या? उसे अगर ड्राइव करना नहीं आता तो तुम्हारे साथ रेस करने की जिद क्यों की? दीपक बात सुन के भास्कर सिर्फ मुस्कुरा दिया। वही सितारा के कार में पहले पहले सितारा कार के बटन और स्विच से थोड़ा अनजान थी, क्योंकि अंबर ने कार को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था, तो कुछ चीजें सितारा को समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए अंबर सितारा को समझाने लगा कि कहाँ प्रेस करना है। 10 मिनट में ही सितारा सब कुछ समझ गई और उसके बाद सितारा ने पूरे स्किल के साथ कार को हवा में उड़ाने लगी। अब लग ही नहीं रहा था कि सितारा को ड्राइव करना नहीं आता, एक्चुअली सितारा तो एक कार रेसर थी। और ऐसे ही सितारा इतनी स्किलफुली कार ड्राइव करने लगी कि अंबर भी हैरान रह गया। जब अंबर ने देखा कि सितारा अब उसकी कार को ड्राइव करने में पूरी एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है, तो ये देख अंबर एकदम प्राउडली मुस्कुरा उठा। अंबर ने सोचा, जैसे सितारा रियलिटी में काम और कंपोज है, वैसे ही गेम में भी है, और वैसे ही मेरी सितारा सीखने में भी अच्छी है। ये सोच के अंबर मुस्कुराने लगा। और ऐसे ही वो मुस्कुरा रहा था कि सितारा जल्दी ही भास्कर के कार तक पहुंच गई और वो भास्कर के कार को पीछे छोड़ आगे बढ़ गई। ये देख दीपक ने शॉक होकर अपने आंखों को बार बार मलते हुए कहा, भास्कर मैं सपना देख रहा हूं क्या? ये सितारा की कार ही है क्या? ये सुनते ही भास्कर ने सितारा की कार को देखा। उसने जब देखा कि सितारा उससे आगे बढ़ गई है तो उसने एक्सीलेटर और दबा दिया, पर वो ये भूल गया कि आगे एक टर्न है और सितारा की कार उससे काफी आगे है। सितारा ने जब देखा कि भास्कर की कार नीचे खाई में गिरने वाली है, क्योंकि भास्कर तो ये भूल ही गया कि आगे एक टर्न है, तो ये देख सितारा ने उसकी कार को पीछे लाना शुरू किया, और जब भास्कर की कार टर्न ना लेने की वजह से खाई में गिरने ही वाली थी, उसी वक्त सितारा भास्कर के कार के आगे अपनी कार रोक दी। और भास्कर ने जब ये देखा कि सितारा की कार उसके आगे रास्ते को ब्लॉक कर दी है, तो उसने भी अपनी कार को रोक ली। भास्कर की कार झट से ब्रेक लगाते हुए रुक गई। ये देख दीपक की जान मुंह में आने को हुई और वो डरते हुए भास्कर की तरफ देखने लगा। भास्कर भी डरते हुए सितारा की तरफ देख रहा था
और सितारा ने भास्कर की तरफ कोल्ड लुक देते हुए देख बोली, कंटिन्यू। सितारा अभी अभी भास्कर को मौत के मुंह से बचा के फिर अपनी एक्सीलेटर दबा दी और आंखें झपकते ही उसकी कार भास्कर के आंखों से ओझल हो गई। भास्कर स्पीड से कार ड्राइव कर रहा था पर उसने सितारा की कार रास्ते में कहीं नहीं देखी। जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो उसने देखा कि सितारा और अंबर पहले से ही वहां पहुंच गए और दोनों कार से बाहर निकलकर कार से टिक के खड़े हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं। ये देख भास्कर ने सोचा, ये लोग कब पहुंचे? और भास्कर और दीपक कार से बाहर निकल गए और सितारा और अंबर की तरफ बढ़ गए। जब सितारा ने उन दोनों को देखा तो सितारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूरे 3 मिनट लेट हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो 3 मिनट लेट है या उससे ज्यादा, पर भास्कर ने सोचा था कि वो एक प्रोफेशनल रेसर है, बट आज वो 3 मिनट लेट से डेस्टिनेशन में पहुंचा और एक लड़की से हार गया। उसके बाद दीपक ने सितारा को देख कहा, हमें क्या पता तुम सच बोल रही हो या झूठ? वैसे भी हमें क्या पता तुम लोग यहां कब पहुंचे? और वैसे भी तुम तो सिर्फ एक। दीपक की बात को बीच में काटते हुए भास्कर ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप। फिर भी दीपक ने कहा, भास्कर हो सकता है ये झूठ बोल रही है, क्या पता इसने कोई शॉर्टकट लिया हो। उसकी बात सुन भास्कर ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा चुप हो जाओ। तब जाके दीपक चुप हुआ और भास्कर अपने होठों को दबाते हुए शर्मिंदगी में कहा, बोलो सितारा, मैं तुम जो भी कहोगी मैं सब सुनूंगा, बोलो मुझे क्या करना होगा। सितारा अपनी लो वॉइस में कहा, प्रैक्टिस करो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो और ब्लैक पैंथर का नाम मत दुबाओ। तुम एक अच्छे प्रोफेशनल रेसर हो, तुम्हें इंटरनेशनल रेसिंग गेम में पार्ट लेना चाहिए, अपने कंट्री के लिए, ना ही ऐसे दूसरों को नीचा दिखाना चाहिए। तुम सच में बहुत बुरे हो भास्कर। सितारा ने अपनी बात पूरी क्लियर कर दी। भास्कर बहुत शर्मिंदा हुआ। सितारा ने ना ही उसे आज रेस में हराया बल्कि उसे एक्सपीरियंस में भी हराया और ऊपर से उसकी आज जान भी बचाई। आज भास्कर का भद्दा मजाक बन गया था। भास्कर ने सोचा कि वो कैसे सितारा को वीक और पावरलेस समझ लिया। भास्कर के जुबान से लफ्ज गायब हो गए। अचानक सितारा ने अपने पेट पर हाथ रखा और अंबर को देख बोली, मुझे भूख लगी है। उसके बाद अंबर ने सितारा का हाथ थामा और उसे लेके दोनों कार तक आ गए और कार में बैठ के दोनों वहां से चले गए। जब सितारा और अंबर चले गए तो भास्कर ने पीछे से ही चिल्लाया, सितारा थैंक यू। ये सुन दीपक ने कहा, तुम उसे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ये सुन भास्कर ने दीपक के माथे पर तापली लगाया और बोला, क्यों? आज सितारा ने हमारी जान बचाई, उसके हमारे ऊपर एहसान है दीपक। आगे से सितारा से अच्छे से पेश आना और उससे इज्जत से बात करना। ये सुन दीपक ने भी हाँ में सर हिला दिया और दोनों सितारा और अंबर जिस तरफ गए उस तरफ देखते रहे। टू बी कंटिन्यूड। तुम जहां भी जाओगी साए की तरह मुझे ही पाओगी। अब आगे। सितारा कार में बैठते ही अंबर से पूछी, रिकी क्या मैं ज्यादा दूसरों के मामले में दखल देने वाली लग रही हूँ? अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे लगा तुम सिर्फ मुझे अपना ड्राइविंग स्किल्स दिखा रही थी। सितारा ने अपना नाक सिकुड़ते हुए कहा, नहीं मैं वैसी लग रही हूँ। सितारा की बात सुन अंबर ने सिर्फ मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट पर आ पहुंचे। ये रेस्टोरेंट इतना एक्सपेंसिव नहीं था। सितारा और अंबर एक टेबल पर बैठे और सितारा खाना ऑर्डर देने लगी। जब उनका खाना आ गया तो सितारा ने एक बियर कैन से अपने ग्लास पर भरते हुए कहा, मेरी मॉम ने कहा था ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, हमेशा खुलकर जीना चाहिए और जो मन हो वो खुल के खाना पीना चाहिए। फिर सितारा ने अंबर के लिए भी एक ग्लास बियर भरते हुए कहा, कम टू चीयर्स। अंबर ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं मैं ड्राइव करने वाला हूँ, तुमने तो दूसरों को ट्रैफिक रूल्स सिखा के आई, कैसे कार चलानी है सिखा के आई, और अब मुझे खुद ड्रिंक करने के लिए बोल रही हो। फिर सितारा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने सब्स्टिट्यूट ड्राइविंग के बारे में नहीं सुना है? ये सुनने के बाद अंबर ने सितारा का दिया हुआ बियर का ग्लास पी लिया और सितारा ने किसी को MSG ड्रॉप कर दिया। सितारा ने पूरी 3 ग्लास बियर पी और वो नशे में तो नहीं लग रही थी पर को बाथरूम जाना चाहती थी। सितारा ने अंबर को देख कहा, मैं बाथरूम जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। फिर सितारा बाथरूम चली गई और अपना फोन वही टेबल पर छोड़ गई कि तभी सितारा का फोन वाइब्रेट हुआ। अंबर ने टेढ़ी नजर से सितारा का फोन देखा
और वहां एक MSG आया हुआ था। अंबर ने MSG पढ़ा, जहां लिखा था कमेंसमेंट सेरेमनी। तुम अपने डैड को क्यों नहीं कहती जाने के लिए? मेरी मॉम अभी नानाजी के घर गई है, वहां कुछ दिन रहने वाली है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है वहां। ये MSG पढ़ते ही अंबर टेबल पर टैप टैप करने लगा और फिर कुछ देर बाद उसने जेडन को कॉल किया और उससे कहा, मुझे सितारा के कॉलेज की कमेंसमेंट सेरेमनी के बारे में डिटेल्स चाहिए। फिर कुछ ही मिनट में अंबर के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अंबर ने ध्यान से सारी डिटेल्स पढ़ी और उसे समझ आ गया कि वो लोग सितारा के लिए और मुश्किल खड़ी करना चाहते हैं। कॉलेज रेगुलेशंस के हिसाब से अगर सितारा ने अपने पेरेंट्स के साथ सेरेमनी अटेंड नहीं किया तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी। अंबर ने बहुत पहले ही सितारा की इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो उसे पता था कि सितारा का अपने फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। अंबर बहुत ही गहरे ख्याल में डूबा हुआ था। फिर वो किसी को कॉल करने ही वाला था कि तभी वहां सितारा वापस लौटकर आई, तो वो कॉल नहीं कर पाया। सितारा जब लौट कर आई तो अंबर ने तुरंत कहा, सितारा तुम्हारे फोन पर एक MSG आया था। सितारा ने अपना फोन देखा और MSG भी पढ़ा। जैसे जैसे वो MSG पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो गुस्सा हो रही थी, पर उसने अपना फोन वापस टेबल पर रखा और अगले ही पल उसका मूड बदल गया। वो फिर से अच्छे मूड में आ गई। उसके बाद दोनों ने अपना खाना स्टार्ट करी और सितारा 2 ग्लास और बियर पी ली। उसके बाद वो पूरी टल्ली हो गई। ये देख अंबर ने मुस्कुरा दिया और अपने मन में सोचा, सितारा मेरे सामने ड्रंक है, मतलब वो मुझ पर ट्रस्ट करती है ना? तभी तो वो बेझिझक मेरे सामने नशे में है। उसके बाद जब दोनों का डिनर खत्म हो गया तो अंबर ने जेडन को कॉल किया उन दोनों को पिक अप करने के लिए। कुछ ही देर में जेडन वहां पहुंचा और अंबर ने सितारा की हेल्प की कार तक चलने के लिए। जब वो लड़खड़ा गई तो अंबर ने सितारा को अपने बाहों में उठा लिया और कार के बैक सीट पर लिटा दिया। फिर सितारा एकदम से उठ बैठ गई और कार के सीट को पकड़ते हुए बोली, वाओ बेंस, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद सितारा ने कार के सीट को ही किस करते हुए कहा, तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की है, मैं मेरी मॉम को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। ये देख अंबर हंसे या रोए उसे खुद पता नहीं था। सितारा ने एक्चुअली अंबर के कार के सीट को हग कर लिया और किस कर लिया। अंबर ने सोचा, कार की सीट ठंडी है, मैं तो वार्म हूं ना, तुम मुझे हग नहीं कर सकती? उसके बाद सितारा कार से निकल गई और वो कार को बाहर से हग कर लिया। अंबर ने जब ये देखा तो उसने सितारा को फिर से अंदर बिठाने की कोशिश करने लगा, पर सितारा अब एकदम कार के रूफ पर चढ़ गई और अपने पैरों को उलट पलट करके बैठते हुए बोली, मेरे बेंच को मुझसे दूर मत करो। सितारा का ये कांड पास से गुजर रहे लोग देख रहे थे और हंस भी रहे थे। ये देख अंबर ने हेल्पलेस होके कहा, ओके ओके, मैं तुमसे नहीं छीन रहा, पर तुम PLZ नीचे आ जाओ, खुद को चोट मत पहुंचा लेना। सितारा ने अपना सर घुमा के अंबर को देखा और फिर वो ऊपर से ही जंप कर दिया। अंबर ने जल्दी से सितारा को पकड़ लिया और अपने बाहों में भर लिया। फिर सितारा ने अंबर के बाहों से उतर गई और जमीन पर अच्छे लैंड हो गई। अब वो ड्रंक नहीं लग रही थी। अंबर ने सोचा, कहीं सितारा ड्रंक होने का नाटक तो नहीं कर रही, पर अंबर सोच ही रहा था कि सितारा जमीन पर फिर से गिरने को हुई। पर तभी अंबर ने फिर से सितारा को संभाल लिया और उसे अपने बाहों में उठा लिया। सितारा के दोनों हाथ अंबर के गले में लिपट गई और सितारा ने अपनी लाल आंखों से अंबर को देख बोली, मैंने क्या गलती करी है जो सबने मुझे छोड़ दिया है? मैं इतनी अकेली क्यों हो रिकी? सितारा की ये लफ्ज सुन के अंबर का दिल कांप गया। वो अपनी जगह ही फ्रिज हो गया। उसके बाद अंबर ने खुद को संभाला और सितारा के पीठ को सहलाने लगा। फिर अंबर सितारा को लेके ही कार के अंदर बैठ गया
और सितारा को अपने गोद में बिठा के उसके पीठ को सहलाने लगा, जिससे सितारा गहरी नींद में चली गई। अंबर ने सितारा के चेहरे को देखा जो उसके सीने से लगी हुई थी। अंबर ने सितारा के माथे पर किस किया और कहा, तुम अकेली नहीं हो सितारा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी साए की तरह मुझे ही पाओगी। तुम्हें एहसास हो या न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उसके बाद अंबर ने अपना फोन निकाला और अपने मॉम को कॉल करके कहा, मॉम प्लीज मेरी एक हेल्प कीजिए। टू बी कंटिन्यूड। क्या कल रात हमारे बीच कुछ हुआ? अब आगे। अंबर ने अपने मॉम को कॉल किया और सब कुछ बता दिया कि उनको सितारा का पेरेंट बनके कॉलेज जाना होगा कमेंसमेंट सेरेमनी में। ये सुन अंबर की मॉम मालिनी जी शॉक हो गई और अपने फोन को टाइट पकड़ते हुए कहा, अंबू बेटा ये क्या कह रही हो तुम? क्या मेरी बहू के कॉलेज में उसकी पेरेंट बनके जाना होगा? उसके फैमिली का क्या? अंबर के दादाजी और उसके डैड कैलाश जी मालिनी जी के पास ही बैठे थे। जब मालिनी जी ने ये बात कही तो वो दोनों भी थोड़ा परेशान से हो गए कि पता नहीं सितारा के साथ क्या हो रहा होगा। अंबर के दादाजी ने उनके छड़ी से फ्लोर पर टैप करते हुए बोले, मेरा पूरा सपोर्ट है सितारा और अंबर के रिश्ते को लेकर, उन दोनों को मेरा पूरा सपोर्ट है अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में। बोलो उसको, और वो जो कहे तुम्हें करना ही होगा बहू। कैलाश जी ने भी कहे, हाँ तुम अंबर को हाँ कह दो, तुम्हें भी मौका मिलेगा हमारे बहू के बारे में जानने का। अंबर को फिर कुछ ना बोलते देख मालिनी जी ने कहा, ओके बेटा, तुमने कहा था कि सितारा के घरवालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है और उसके पापा ने भी कमेंसमेंट सेरेमनी में उसके पेरेंट बनके आने के लिए मना कर दिया है ना? कोई बात नहीं, उसका अपना परिवार ने उसे छोड़ दिया तो क्या हुआ? हम है ना? हम उसे बहुत प्यार देंगे और आज से मैं मेरी सितारा बहू की माँ हूँ, वो मेरी बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। मालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद मालिनी जी ने कॉल कट कर दिया और कैलाश जी को देख के बोले, कैलाश प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए कि मैं सितारा से मिलने के लिए क्या पहनकर जाऊंगी। मैं उससे पहली बार मिलूंगी, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए ना। मालिनी जी बहुत एक्साइटेड हो रही थी। जब मालिनी जी को कैलाश जी से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने नजर उठा के देखा तो कैलाश जी और अंबर के दादाजी मालिनी जी को ही अजीब नजरों से घूर रहे थे। फिर कैलाश जी ने कहा, मालिनी तुम इतना एक्साइटेड होकर मेरी बहू को डरा मत देना, उसके सामने काम रहना और अंबर के लिए मुश्किल खड़ी मत करना कि वो अपनी बीवी को बाद में मना ना सके। अंबर के दादाजी ने भी लंबी सांस लेते हुए बोले, और बहू याद रखना, तुम मेरी पोता बहू का एक अच्छी सी तस्वीर जरूर खींचना, मुझे देखना है वो कैसी दिखती है। मालिनी जी पहले कैलाश जी को देखी फिर अंबर के दादाजी को देख नर्म आवाज में बोली, पापा जी मैं मेरी बहू की फोटो जरूर लाऊंगी और उसे हमारे घर आने के लिए भी कहूंगी। प्लीज शांत हो जाइए। अगली सुबह सितारा की धीरे से आंख खुली और वो अभी एक बड़े से किंग साइज बेड पर सो रही थी। सूरज की किरणें ग्लास विंडो से होके सितारा के ऊपर पड़ रही थी और ये देख सितारा ने एक वाइट ब्लैंकेट को अपने सर से लेके पांव तक ढक लिया, जो बहुत मुलायम थी। सितारा को ऐसे लगा जैसे वो बादलों के बीच आ गई हो। सितारा ने सोचा, कितने दिनों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोच वो जैसे ही फिर से आंखें बंद की, तब वो झट से उठ के बैठ गई। जब सितारा ने रूम में नजर दौड़ाई तब जाके उसको पता चला कि ये उसका रूम नहीं है और फिर उसे कल रात की बात याद आई, जब वो कल रात अंबर के साथ डिनर पर गई थी और वो उसके बाद ड्रंक हो गई। सितारा ने सोचा कि ये हो ना हो अंबर का घर है। ये सोच वो ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाया और जैसे ही नीचे उतरने को हुई तभी उसको नजर आया कि उसने एक मैन पजामा सेट पहनी हुई है। ये देख वो हैरान हो गई। सितारा ने सोचा, क्या कल रात हम दोनों के बीच कुछ? सितारा ने अपना सरनामे हिलाने लगी। हाँ, अंबर और सितारा के बीच वो सब कुछ पहले हो चुका है, पर वो नहीं चाहती थी कि दोबारा उन दोनों के बीच वो सब हो, क्योंकि उस वक्त सितारा को कुछ पता नहीं था, वो ड्रग्ड थी। पर इस बार क्या हो गया, वो यही सोच रही थी। सितारा ये सोच के एनोयड फील करने लगी। उसने अपने बालों को आराम से सहलाया और मन में सोचा, लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना होगा एक दूसरा चेकअप कराने के लिए। आफ्टर ऑल रिकी की जो प्रोफेशन है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती।
सितारा सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर नोक हुई। सितारा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो थोड़ा डरी हुई थी। सितारा ने डरते हुए सोचा, अगर ये रिकी हुआ तो मैं उससे क्या कहूंगी? क्या मैं कल रात के लिए उसे पे करूं? पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? यही तरह तरह की बात सोचते हुए सितारा अजीब अजीब सा मुंह बना रही थी। सितारा परेशानी में आकर के चिल्लाई, उसको चिल्लाते सुन बाहर खड़ा इंसान अंदर आ गया, जो एक उम्रदराज औरत थी और उन्होंने एक अप्रॉन पहना हुआ था। उन्होंने अंदर आते हुए फिक्र में पूछा, मैडम आप उठ गई? सितारा दंग रह गई कि ये कौन है? अगर रिकी ने उसे कल रात यहां नहीं लाया तो किसने लाया? यही सोच के सितारा ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं आंटी? उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ की सर्वेंट हूँ मैडम, सर कुछ काम से बाहर गए हैं, उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ, आप मुझे केतकी भी कह सकती है, जैसे सर मुझे बुलाते हैं। सितारा ने हाँ में सर हिलाया और फिर सोच में डूब गई। उसने सोचा, रिकी के पास सर्वेंट भी है। वाह, वो कुछ ज्यादा लग्जरियस नहीं है। उसने अपने बॉडी को बेच के अपने घर में सर्वेंट तक रखा है, अच्छा है। फिर केतकी जी ने पूछा, मैडम आप क्या खाना पसंद करेंगी? इंडियन ब्रेकफास्ट या वेस्टर्न? ये सुन सितारा को लगा कि शायद इन्होंने अभी भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, तो सितारा ने सोचा कि वो यहाँ से अभी जा सकती है। यही सोच के सितारा ने कहा, आंटी अगर ब्रेकफास्ट अभी नहीं बना है तो कोई बात नहीं, मैं बस घर जाना चाहती हूँ अभी, और वैसे भी ब्रेकफास्ट का टाइम भी निकल गया है ना। केतकी जी ने ना में सर हिला के बोली, नहीं मैडम, सब रेडी है, वो मैं नहीं जानती ना कि आपको क्या खाना पसंद है, तो इसीलिए मैं बस पूछने आई थी। वैसे आप यही रूम में ब्रेकफास्ट करना चाहेगी या नीचे रेस्टोरेंट में? ये सुन सितारा स्पीचलेस हो गई। उसने सोचा, क्या वो किसी फॉरेन रॉयल रेस्टोरेंट में है? सितारा ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख केतकी जी ने बोलना शुरू किया कि मेनू में क्या क्या है। केतकी जी ने कहा, वेस्टर्न ब्रेकफास्ट में टोस्ट, बटर, जाम, फ्राइड एग्स, रोस्टेड सॉसेज सैंडविच, मिल्क और सीरियल है। और इंडियन ब्रेकफास्ट में पूरी, मिक्स वेजिटेबल, सलाद, बिरयानी, पुलाव, मिस्ट पिकल, मिल्क और फ्रेश ऑरेंज जूस। ये सुन सितारा दंग रह गई, इतना ज्यादा खाना? उसने फिर केतकी जी से पूछा, कितने लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? केतकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब सिर्फ आपके लिए है मैम। ये सुन सितारा स्पीचलेस हो गई। उसने सोचा, अगर वो ज्यादा पूछ टच की तो लोग सोचेंगे कि वो कितनी गवार है। फिर सितारा ने अपना थूक निगल लिया और केतकी जी से कहा, ठीक है, पर मैं पहले फ्रेश हो लेती हूँ, फिर मैं नीचे आके ब्रेकफास्ट करूंगी। और इंडियन? सितारा का जवाब सुन केतकी जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर उन्होंने सितारा को एक बैग देते हुए कहा, ये लीजिए मैडम, आपके कपड़े क्लीन एंड आयरन किया हुआ है। फिर केतकी जी सितारा को कपड़े देके वहां से तुरंत निकल गई। टू बी कंटिन्यूड। सास और बहू की ऑफिशियली मुलाकात। अब आगे। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद सितारा जाने के लिए तैयार होने लगी। सितारा को किसी को ढूंढना भी था, उसका पेरेंट बन के कमेंसमेंट सेरेमनी अटेंड करने के लिए। फिर यही सोच के सितारा किचन की तरफ गई और केतकी जी को बोली, केतकी आंटी अब मैं चलती हूँ। ये सुन केतकी जी अपना हाथ धो के किचन से बाहर आई। फिर केतकी जी ने एक एनवेलप सितारा के हाथ में देके बोली, ये सर ने आपको देने के लिए कहा था। सितारा ने कंफ्यूज होते हुए वो एनवेलप अपने हाथ में लिया और सोचा, क्या ये एक लेटर है? क्या ये एक लव लेटर है? यही सोच के सितारा ब्लश करने लगी और थोड़ा खांसते हुए शर्मा के बोली, थैंक यू आंटी। सितारा एनवेलप लेके वहां से निकल गई और लिफ्ट के अंदर गई। वो लिफ्ट के अंदर ही एनवेलप खोल के देखा और वहां एक कागज था जहां सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई थी। अंबर ने वहां लिखा था कि उसने सितारा के लिए एक पेरेंट को ढूंढ लिया है, जो सितारा के कमेंसमेंट सेरेमनी में सितारा की पेरेंट बनकर जाएगी, और नीचे उस पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर भी था। ये कोई लव लेटर नहीं था, पर फिर भी सितारा के दिल को छू गया, उसे एक अपनापन सा लगा। जब सितारा लिफ्ट से बाहर निकली तो उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाया। जब दूसरी तरफ से मालिनी जी ने मतलब अंबर की मॉम ने कॉल रिसीव किया तो सितारा ने कहा, हेलो, क्या आप मालिनी आंटी बोल रही है? सितारा और कुछ बोलती उससे पहले ही मालिनी जी एक्साइटेड होकर बोल पड़ी, हेलो सितारा, तुम्हारा कमेंसमेंट सेरेमनी कब है? और मुझे कब वहां पहुंचना होगा? सितारा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये औरत इतनी जेनरस होगी, और
अब तक सितारा को मालूम नहीं था कि मालिनी जी अंबर की मॉम है। तो सितारा ने सोचा था कि वो पहले मालिनी जी से मिलकर सब कुछ पहले समझाएगी, पर जैसे अब मालिनी जी ने उससे इतने अच्छे से और इतने एक्साइटेड से बात किया तो सितारा को लगा कि उसे उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी सितारा ने उन्हें मिलने के लिए एक एड्रेस सेंड की और साथ ही उसकी एक फ़ोटो भी मालिनी जी को भेज दी और साथ ही ये भी कहा कि मालिनी जी भी अपनी एक फ़ोटो उसे भेजे। सितारा ने अभी कोई मेकअप नहीं किया था और उसने अपने गैलरी में फ़ोटो खोजना शुरू किया, पर उसे एक सिंगल सेल्फी भी नहीं मिली। तो उसने रास्ते में ही एक फ़ोटो खींची और मालिनी जी को भेज दी। वो बस ये चाह रही थी कि मालिनी जी उसे पहचान जाए। जब मालिनी जी ने सितारा की फ़ोटो देखी तो वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने सितारा की फ़ोटो अंबर के दादाजी को भी दिखाई। अंबर के दादाजी ने सितारा की फ़ोटो देखी और बोले, मेरी पोता बहू जरूर बहुत हार्ड लाइफ जी रही है, देखो कितनी दुबली पतली हो गई है। बहू तुम मेरी पोता बहू से कब मिल रही हो? जब उससे मिलोगी तो उससे बहुत ज्यादा प्यार देना और अच्छे से कुछ खिला देना। मालिनी जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ डैड, आप फिक्र मत कीजिए। तभी कैलाश जी ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, ये अंबर क्या कर रहा है? वो मेरी बहू को कुछ नहीं देता क्या? अच्छी बैग्स, अच्छे कपड़े ये सब तो उसे देना चाहिए ना। पहले जब मैं तुम्हें मालिनी डेट करता था तो मैंने तुम्हें कितनी महंगी महंगी गिफ्ट्स दिए थे। मालिनी जी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ मुझे याद है, अब अंबर को भी घर बुला के उसे अच्छी सी एक लेसन सिखानी होगी कि लड़की को कैसे पैम्पर करना है। ग्रेजुएशन के दिन मालिनी जी वहां 1 घंटे पहले पहुंची और बेसब्री से सितारा का इंतजार करने लगी। वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि आज वो अपने होने वाली बहू से मिलेगी। मालिनी जी कार के अंदर ही बैठी थी और ड्राइवर से कहा, तुम अच्छे से देखना, कहीं सितारा भीड़ में ही आगे ना बढ़ जाए। जब तुम उसे देखोगे तो मुझे तुरंत बताना, मैं मिस नहीं करना चाहती, मैं उससे बस जल्दी से जल्दी मिलना चाहती हूँ। फिर ड्राइवर ने मालिनी जी को याद दिलाते हुए कहा, मैडम आपके पास सितारा मैम का नंबर है ना, आप कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेती? और वैसे भी आप तो उनसे व्हाट्सएप पर भी बात करती है ना, तो आप उनसे कॉल करके पूछिए कि वो कहाँ है, नहीं तो क्या पता वो भीड़ में ही आगे बढ़ गई हो। मालिनी जी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, सितारा ने मुझे टाइम बताया था कि कब तक आना है, पर मैं तो यहाँ 1 घंटे पहले ही पहुँच गई हूँ, तो वो अब रेडी हो रही होगी, अब उसे कॉल नहीं करती हो। ड्राइवर फिर चुप हो गया और भीड़ में सितारा को ढूंढने लगा। जब सेरेमनी स्टार्ट होने वाला था तब सितारा वहां पहुंच गई। सितारा ने आज एक जीन्स, एक टी शर्ट और बालों का पॉलीटेल बनाया हुआ था, पीठ पर एक बैकपैक था और उसने अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था, पर फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मालिनी जी सितारा को देखते ही पहचान गई और वो कार से उतर गई। फिर वो सितारा को पुकारते हुए प्यार से बुलाई, सितारा। मालिनी जी की आवाज सुन सितारा पीछे मुड़ी। सितारा को अपने सामने देखकर मालिनी जी हैरान हो गई, क्योंकि सितारा रियल में ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मालिनी जी ने सोचा, सितारा तो रियल में ज्यादा खूबसूरत है, उसने उस दिन अपना फोटो अच्छे से नहीं खींची होगी। सितारा ने जब मालिनी जी को देखा तो वो हैरत में पड़ गई, क्योंकि मालिनी जी दिखने में बहुत सुंदर थी। उनको देख के लोग कहते कि वो अभी 30 साल की है। सितारा ने मालिनी जी को अच्छे से एडमायर किया। फिर सितारा ने सोचा, रिकी ने इतनी सुंदर और इतनी अच्छी पेरेंट इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढ ली? ये इतनी गॉर्जियस और ग्रेसफुल है। सच में ये आंटी कितनी खूबसूरत है। और फिर सितारा ने अच्छे से रिस्पेक्टफुली के साथ ग्रीट करते हुए कहा, क्या आप मालिनी आंटी है? जब मालिनी जी ने उनकी फोटो भेजी थी तो सितारा ने सोचा था कि उन्होंने ये फोटो फोटोशॉप किया होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी एज्ड वुमेन की स्किन इतनी स्मूथ और फ्लेल्स होगी। और अब जब सितारा ने मालिनी जी को अपने सामने देखा तो उसे यकीन हो गया कि उन्होंने कोई फोटोशॉप नहीं किया था, वो सच में अपनी इस उम्र में भी जानलेवा है। फिर मालिनी जी ने सितारा का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ सितारा, मैं ही मालिनी आंटी हूँ, अब अंदर चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ये बोल के मालिनी जी सितारा को अंदर ले गए। सितारा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ सोचा, मैं इन्हें क्या कहकर दूसरों के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मालिनी जी भी शायद सितारा की मन की बात समझी। उन्होंने कहा, तुम मुझे अपनी आंटी कहकर इंट्रोड्यूस कराएगी, ठीक है? सितारा ने हाँ में सर हिलाया। फिर मालिनी जी और सितारा सबसे लास्ट में सेरेमनी हॉल में पहुंचे, इसीलिए वो दोनों लास्ट रो में ही बैठ गए। वही मारिया ने जब सितारा को भीड़ के बीच देखा तो वो सितारा के पास जाके दबी हुई आवाज में बोली, सितारा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो, आगे चलो और आगे बैठो। लेकिन सितारा ने मना करते हुए कहा, प्रोफेसर, सब लोग अपने अपने सीट पर बैठ चुके हैं, अगर मैं अब आगे गई तो ये सही नहीं होगा। मारिया सितारा को मनाना चाहती थी, पर उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला पर कुछ नहीं बोला। ये सोच के कि
कुछ देर बाद मुसीबत खुद सितारा के सामने आके खड़ी हो जाएगी। फिर मारिया ने मालिनी जी को देखते हुए पूछा, ये कौन है? सितारा ने मालिनी जी को एक बार देख मुस्कुरा के बोली, मेरी आंटी है। मारिया मालिनी जी को देख शौक हुई कि सितारा के पास इतनी खूबसूरत आंटी है। फिर मारिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, वेलकम टू द ड्रीम कॉलेज मैम। मालिनी जी ने भी मारिया से हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू प्रोफेसर मारिया, सितारा का यहाँ ध्यान रखने के लिए। मारिया तो मालिनी जी को देखने में, मालिनी जी के बोलने के तरीके में ही वो खो गई। मालिनी जी सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, वो बहुत वेल मैनर्ड थी और उनकी आवाज़ भी, वो इतने प्यार से बात करती थी कि बार बार उनकी आवाज़ सुनने को दिल करता था। इसीलिए सितारा भी उनके अंदर अपनी माँ को ढूंढ पा रही थी। टू बी कंटिन्यूड। ग्रेजुएशन सेरेमनी 1। अब आगे। वही काजल, ऋतु और आनंद जी 4th रॉ पर बैठे हुए थे और ये देख काजल अंदर ही अंदर बहुत प्राउड फील कर रही थी। उसने सोचा, आज उसकी बेटी स्टार की तरह चमकेगी, क्योंकि ऋतु हर रोज कॉलेज आती थी और उसकी ग्रेड्स भी अच्छे थे और इसीलिए ऋतु को 4th रॉ पर बैठने के लिए मिल रहा था। क्यों 1 सेंट रॉ पर प्रोफेशनल जजेस बैठे हुए थे, 2 ND और 3 RD रॉ पर क्लॉथिंग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को बैठने दिया गया था और 4th रॉ से स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए बैठने का इंतजाम किया गया था। और इसीलिए ऋतु, काजल, आनंद जी सबसे स्टूडेंट और पेरेंट्स से आगे बैठे हुए थे तो काजल का सीना घमंड से फूल रहा था। तभी काजल ने देखा कि आनंद जी अपनी नज़र चारों तरफ घुमा रहे हैं। काजल समझ गई कि वो सितारा को ढूंढ रहे हैं। आफ्टर ऑल आनंद जी कितना भी गुस्सा हो ले, सितारा थी तो उनकी ही बेटी ना, तो वो थोड़ा सितारा की फिक्र कर रहे थे। ये देख काजल ने ऋतु की तरफ देखा और उसे आंखों से इशारा किया कि ऋतु अपनी बात कहे। तभी ऋतु ने आनंद जी से कहा, डैड, मुझे नहीं लगता कि सितारा यहाँ आएगी और मैंने उसे यहाँ देखा भी नहीं। आपने कल कहा था ना कि आप उसके साथ सेरेमनी अटेंड नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो गुस्सा हो गई होगी। आप उसे कॉल क्यों नहीं करते? आप उसे बता दीजिए कि आप उसके लिए यहाँ आ गए हैं और हमारे साथ यहाँ बैठने के लिए कहिए। ये सुन आनंद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहे, कितनी जिद्दी है वो, जाने दो, अगर वो ग्रेजुएट नहीं होना चाहती तो उसकी मर्जी है। मैं उसे अपने कंपनी में घुसने नहीं दूंगा, फिर देखता हूँ वो कितना काबिल बनती है। ये सुन काजल अंदर ही अंदर टेढ़ी स्माइल करने लगी। काजल आनंद जी को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर अभी ऋतु आनंद जी से ये सब नहीं बोलती तो काजल जानती थी आनंद जी अभी भी सितारा को ही ढूंढते रहते। और अगर ऋतु ऐसे उनको प्रोवोक करेगी तो काजल जानती थी को आनंद जी सितारा के बारे में फिक्र करना बंद कर देंगे। और वैसा ही हुआ। आनंद जी प्रोवोक हो गए और उन्होंने सितारा को देखना बंद किया और अब सीधे स्टेज की तरफ देखने लगे। फिर आनंद जी ने ऋतु से पूछा, ऋतु बेटा, क्या तुम्हारा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट यहाँ दिखाया जाएगा? ऋतु ने हाँ में सर हिला के बोली, हाँ डैड, हमारे स्टूडेंट का सबका प्रोजेक्ट डिस्प्ले में दिखाया जाएगा और आप 2 ND और 3 RD रॉ में देख रहे हैं ना, वो लोग क्लॉथिंग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है। उनको जिस स्टूडेंट का प्रोजेक्ट पसंद आएगा सीधे उस स्टूडेंट के डिजाइन को साइन कर लेंगे। ऋतु ने उन लोगों के ऊपर पॉइंट करते हुए कहा। फिर ये सुन आनंद जी थोड़ा चुप हो गए और फिर बोले, ऋतु, तुम्हारी बहन सितारा का भी प्रोजेक्ट यहाँ डिस्प्ले में दिखाया जाएगा है ना? ये सुन ऋतु थोड़ा खामोश हो गई और फिर बोली, एक्चुअली सितारा ने अपना होमवर्क सबमिट नहीं करी थी, पर वो इस सेरेमनी में प्रेजेंट करने के लिए प्रोजेक्ट जरूर रेडी किया होगा। वो ये डेयर कभी नहीं करेगी। ये बात कहते हुए ऋतु को याद आया कि उसकी प्रोफेसर मिरांदा ने डिजाइन एग्जीबिशन डे के नेक्स्ट डे कहा था कि सितारा की ग्रेजुएशन डिजाइन भी ट्रेडिशनल पेंटिंग से बनाया गया है और वहाँ सारे एलिमेंट्स को जोड़ा गया है। यही याद करते ही सितारा ने सोचा, क्या वो सितारा की ड्राफ्ट चोरी कर ले? फिर ऋतु खुद ही अपना सरना में हिला के सोचा, नहीं, सितारा ट्रेडिशनल पेंटिंग कर ही नहीं सकती, ये मुमकिन ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानती। वो ड्राफ्ट्स जरूर सितारा के मॉम की है। मैंने सुना है कि सितारा की मॉम आउटस्टैंडिंग थी और उनको ऐसे ट्रेडिशनल पेंटिंग के बारे में अच्छी नॉलेज थी। और अब उसकी मॉम इस दुनिया से चली गई है तो वो उसकी मॉम की ड्राफ्ट ढूंढ नहीं पाई होगी, नहीं तो वो उस ड्राफ्ट को पहले ही ले लिया होता। ऐसे उस ड्राफ्ट को खुले में नहीं छोड़ती और ना वो ड्राफ्ट मुझे मिलता। यही सब सोच के ऋतु ने एक राहत की सांस ली और उसने सोचा, अब वो सितारा की मॉम की उस ड्राफ्ट को वो डायरेक्ट यहाँ प्रेजेंट नहीं करेगी, वो खुद से उस ड्राफ्ट का नकल कर आई थी और अपने से कुछ डिजाइन्स ऐड कर दिए थे ऋतु ने, और वो कॉन्फिडेंट थी कि उसकी डिजाइन को सब लोग जरूर पसंद करेंगे और वो आज यहाँ कंपटीशन में जरूर जीतेगी। ऋतु उस डिजाइन को डिजाइन कंपटीशन के लिए रखना चाहती है और वो इस डिजाइन के वजह से कंपटीशन जीतना चाहती है और एक फेमस डिजाइनर बनना चाहती है। ऋतु बातों को घुमा फिरा के बोलना बहुत अच्छे से जानती थी। जब उसने आनंद जी से कहा कि
सितारा ने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट रेडी किया होगा। साथ में उसने ये भी बताया कि सितारा ने अपना होमवर्क सबमिट नहीं करती थी और बस ऋतु जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। आनंद जी फिर से एनॉयड हो गए। उन्होंने परेशानी में कहा, मैंने इतने पैसे खर्च करके उसे ड्रीम कॉलेज में भेजा और वो ना ही रोज कॉलेज मिस करती थी बल्कि उसने अपना होमवर्क भी सबमिट नहीं करती थी। वो सच में जानती है कि मुझे परेशान कैसे करना है। छोड़ो उसकी बात को, अब उसकी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट देखना भी अब पॉइंटलेस है। ये कहते हुए आनंद जी ने अपना सर घुमा लिया और स्टेज की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद ही वहां लीसा आई और ऋतु को ग्रीट करते हुए बोली, हेलो ऋतु, क्या ये तुम्हारे मॉम डैड है? ऋतु ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ। फिर ऋतु काजल और आनंद जी की तरफ देख के बोली, मॉम डैड, ये है लीसा, मेरी सीनियर। ये सुन काजल ने बस कोल्डली लीसा को देखा और आनंद जी ने भी बस हल्का सा अपना सर हिला दिया। फिर भी लीसा ने कहना शुरू किया, अंकल आंटी, आप दोनों को ये जान के खुशी होगी कि ऋतु हमारी कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट है। आप इसकी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट की फिक्र मत कीजिए, वो जरूर सबसे ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करेगी। ये सुन काजल ने घमंड में कहा, मैं जानती हूँ मेरी बेटी कितना एक्सीलेंट है। ये सुन लीसा ने गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना ली, पर उसने अपने चेहरे पर गुस्सा नहीं दिखाया। वो ऋतु के आगे पीछे इसीलिए घूमती थी क्योंकि वो जानती थी कि देशमुख क्लॉथिंग कंपनी इस देश में ही एक जाना माना क्लॉथिंग इंडस्ट्री था और देशमुख क्लॉथिंग कंपनी एक बड़ा कंपनी था। और लीसा एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाए तो लीसा यहाँ कदम भी नहीं रख पाती। वो तो बस अपने टैलेंट के वजह से इतने एक्सपेंसिव ड्रीम कॉलेज में एनरोल्ड कर पाई। लीसा 1 साल पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी है और वो यहाँ ड्रीम कॉलेज में एक टीचिंग असिस्टेंट का जॉब कर रही है। सैलरी भी उसकी अच्छी खासी आ जाती है, पर वो एक बड़े से कंपनी में जॉब करना चाहती है और ज्यादा पैसा कमाना चाहती है। पर लीसा का भी सपना था कि वो एक फेमस डिजाइनर बने और इसीलिए वो यहाँ काजल और आनंद जी को ग्रीट करने आई थी। पर लीसा ने सोचा नहीं था कि ऋतु की मॉम डैड इतने घमंडी होंगे। फिर लीसा ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी बैकस्टेज पर जाती हूँ, प्रेजेंटेशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। ऋतु ये सुन सिर्फ अपना सर हिला दिया और लीसा ने देखा कि ऋतु का कोई इंटेंशन नहीं है उसकी बात अपने पेरेंट्स से करवाने की। इसीलिए लीसा ने ऋतु को एक मीनिंगफुल लुक दिया और वहां बैकस्टेज की तरफ चली गई। सेरेमनी स्टार्ट हो चुका था और एक ओपनिंग डांस शुरू हुआ। उसके बाद एक स्टूडेंट ने गाना गाया और फिर सेरेमनी के होस्ट ने माइक लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच जो आप लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ आज सेरेमनी अटेंड करने के लिए आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सेरेमनी के बाद हर किसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगी। नाउ PLZ एंजॉय आवर बेस्ट एंट्री फ्रॉम मिहिर सोलंकी। तभी मिहिर सोलंकी की ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट प्रोजेक्टर के अंडर प्लेस करके डिस्प्ले में दिखाया गया। टू बी कंटिन्यूड। सितारा की डिजाइन हुई चोरी। अब आगे। वही बैकस्टेज की सारी चीज हैंडल लीसा कर रही थी, सब उसके ही कंट्रोल में था। और जब मिहिर ने माइक्रोफोन उठा लिया और खुद को इंट्रोड्यूस कराने लगा और अपने काम को डिस्क्राइब करने लगा, तब लीसा के पास थोड़ा फ्री टाइम था तो उसने बाकी के चीज देखने लगी। लीसा ने बाकी स्टूडेंट्स की प्रोजेक्ट देखना स्टार्ट कर दी और जब उसने सितारा का प्रोजेक्ट देखा तो उसकी आंखें हैरत में फैल गई। उसने ऐसी डिजाइन अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जब लीसा ने पहले डिजाइन को देखा था तो उसने सोचा कि ये किसी फूल का पेंटिंग है। जब उसने थोड़ा नजदीक से और ध्यान से सितारा का डिजाइन देखा तो वो समझ गई कि ये कोई फूल नहीं, एक ड्रेस की डिजाइन है। सितारा ने ट्रेडिशनल पेंटिंग कंसेप्ट को और ड्रेस को परफेक्टली जोड़ते हुए डिजाइन बनाई और ये डिजाइन कुछ अनोखी दिख रही थी। बहुत खूबसूरत थी सितारा की डिजाइन। लीसा भी एक डिजाइनर थी, तो जब उसने सितारा की ये डिजाइन देखी तो वो सितारा की तारीफ करने लगी। उसने सोचा, कोई 1 साल या उससे भी ज्यादा अगर प्रैक्टिस ना करे तो ऐसी डिजाइन कभी नहीं बन सकती। और जिसने भी ये बनाया है उसको ट्रेडिशनल पेंटिंग और उसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। और ऊपर से डिजाइन में जो रंग इस्तेमाल किया गया था कंपोजिशन करके, उससे तो डिजाइन और सोने पे सुहागा लग रहा था। लीसा ने सितारा के डिजाइन देख के ही एक लंबी सांस ले ली। वो तो शॉक रह गई। लीसा को अच्छे से पता था कि सितारा और ऋतु के बीच क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, मैं इसको अभी मेरे फायदे के लिए यूज करूंगी। ये सोचते हुए लीसा ने ऊपर CCTV कैमरा की तरफ देखा। वो जानती थी कि सितारा कितनी काबिल है, वो डिलीटेड फुटेज भी रिकवर कर सकती है। फिर लीसा ने सोचा, क्या हुआ अगर सितारा डिलीटेड फुटेज रिकवर कर सकती है तो?
अगर कैमरा कुछ कैप्चर ही नहीं करेगी तो वो फुटेज रिकवर करेगी कैसे? कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी काबिल है, पर अगर कैमरा ही उस वक्त ऑफ रहा तो कुछ कैप्चर नहीं होगा और ना ही सितारा फुटेज ला पाएगी। ये सोचते ही लीसा ने एक एविल स्माइल करी और वो बैकस्टेज का सब संभाल रही थी, तो वो अच्छे से जानती थी कि कैमरे से कैसे खुद को हाइड करना है, किस कॉर्नर में वो छुप के वो सब कर सकती है। सितारा का डिजाइन चोरी करना लीसा के लिए बाईं हाथ का खेल था। उसने बाकी स्टूडेंट्स से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है और बाकी का डिजाइन ड्राफ्ट उन लोगों को सौंप कर वो धीरे से सितारा का डिजाइन लेके वॉशरूम की तरफ चली गई। फिर जब वो वॉशरूम पहुंची तो लीसा ने रितु को एक एमएसजी भेजी, अगर तुम आज फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहती हो तो मेरे पास वॉशरूम में आओ। वही लीसा के जाने के बाद काजल ने रितु से कहा, रितु तुम्हें बहुत ध्यान देना है, ऐसे किसी को तुम अपना दोस्त नहीं बना सकती, सब दोस्त अच्छे नहीं होते और तुम्हारे लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। फिर रितु ने काजल से कहा, मुझे पता है मॉम, लीसा एक टीचिंग असिस्टेंट है और मेरी बहुत हेल्प भी करती है। मैं ऐसी कोई दोस्त नहीं बनाती जो मेरे काम ना आ सके। ये सुन काजल ने अपना सर हिला दिया कि तभी रितु के फोन पर लीसा का एमएसजी आया। जब रितु ने एमएसजी पढ़ा तो उसको थोड़ा गुस्सा आने लगा। फिर वो काजल और आनंद जी को देख बोली, मॉम डैड, अचानक से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं अभी वॉशरूम होके आई। काजल ने फिक्र करते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? रितु ने हाँ में सर हिलाया और वहां से उठ गई और बाहर जाने लगी। जब वो बाहर जा रही थी तो उसने देखा कि लास्ट रो में एक बहुत ही खूबसूरत और ग्रेसफुल लेडी सितारा के पास बैठी है और उसने देखा कि सितारा और वो लेडी हंसते मुस्कुराते बात कर रही है। ये देख रितु ने गुस्से से अपना दांत पीस लिया और उसकी आंखें अब नफरत से भर गई। उसने सोचा, लगता है सितारा ने किसी को ढूंढ लिया और यहाँ अपना पेरेंट बनाकर ले आई है, मैं ये बात बाद में जरूर डैड को बताऊंगी। ये सोच वो वहां से जल्दी से निकल गई। जब रितु बाथरूम में पहुंची तो वहां लीसा उसी का वेट कर रही थी। लीसा ने एविल स्माइल करते हुए रितु से कहा, तुम्हारे अंदर सच में कॉन्फिडेंस नहीं है ना? रितु ने लीसा का स्ट्रांज एक्सप्रेशन देखा और पूछी, ऐसी क्या बात है जो हमें यहाँ बाथरूम में आना पड़ा? लीसा ने ईगो के साथ कहा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। फिर लीसा ने अपने क्लीवेज से कुछ पेपर निकाली और रितु के हाथ में देते हुए बोली, देखो। रितु भी थोड़ा इम्पेटिएंट लग रही थी और उसने पेपर लिया और अंदर क्या है उसने खोल कर देखा। जैसे ही उसने वो डिजाइन देखी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रितु ने शौक होते हुए कहा, ये सितारा की डिजाइन है? रितु ने वो डिजाइन देखी और डिजाइन के कॉर्नर में ही सितारा का सिग्नेचर था। ये देख वो हैरान हुई और शौक होते हुए पूरे डिजाइन को देखने लगी। रितु को यकीन नहीं हो रहा था कि सितारा इतनी खूबसूरत डिजाइन बना सकती है। फिर लीसा ने कहा, हाँ, और तुम्हें लगता है इस डिजाइन से सितारा आज फर्स्ट आएगी? रितु ने अपने होठों को दबा लिया। फिर लीसा ने कहना शुरू किया, तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार इस डिजाइन को देखा था तो क्या फील किया था? हाँ, जस्ट लाइक यू, मेरे एक्सप्रेशन भी तुम्हारे जैसे ही थे, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। पर यह सच है कि ये सितारा का ही ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है। मैं उसे पहले नहीं समझती थी, पर अब मैं सितारा की इंटेंशन समझ गई हूँ। उसकी डिजाइन इतनी फेबुलस है कि अगर वो क्लास में सबमिट करती तो जरूर कोई दूसरा स्टूडेंट उसकी डिजाइन चोरी कर लेता। ये सुन रितु ने दांत पीस लिया और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी डिजाइन खराब है? फिर लीसा ने कहा, तुम खुद कंपेयर करके देखो, सितारा की डिजाइन के कंपेयर में तुम्हारा डिजाइन बहुत ही ऑर्डिनरी है, सिंपल है। आज पहली बार था जब लीसा रितु के मुंह पे सच्चाई बोल रही थी और उसे ये भी पता था कि रितु कैसे भी करके बस सितारा को हराना चाहती है। फिर रितु ने पूछा, बताओ मैं कैसे आज फर्स्ट आ सकती हूँ? ये सुन लीसा डेविल स्माइल करने लगी और बोली, मुझे तुमसे सिर्फ ये प्रॉमिस चाहिए कि जब तुम देशमुख क्लॉथिंग कंपनी में एंटर करोगी, मुझे भी एंट्री करवाओगी, मुझे वहां जॉब करना है एज अ डिजाइनर की तौर पे। रितु लीसा को हैरानी से देखने लगी और फिर रितु हंसते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम एक ऐसी स्क्रीमिंग पर्सन हो लीसा। तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, हमेशा हेल्प किया, पर अब लग रहा है वो सब एक दिखावा था। फिर लीसा ने सीधे कहा, अगर तुम आज फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहती हो तो आज सितारा का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेड ही नहीं होगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो भूल जाओ,
कि तुम आज फर्स्ट आने वाली हो। ऋतु कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, पर अगर कुछ हुआ तो मैं सबको बता दूंगी कि ये सब तुमने किया है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लीसा जानती थी कि ऋतु कोई काइंड पर्सन नहीं है, इसीलिए उसने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, ऑल राइट। टू बी कंटिन्यूड। ऋतु के डिजाइन का प्रेजेंटेशन। अब आगे। ऋतु बाथरूम से लौटकर आई और अपनी सीट पर बैठ गई। फिर उसने आनंद जी के तरफ देख बोली, डैड, मैं जब वॉशरूम जा रही थी तब मैंने सितारा को देखा था, यहाँ इसी हॉल में है वो। आनंद जी ने ये सुन नाक फुलाते हुए कहा, तो लगता है उसको आखिर ये पता चल ही गया कि ये सेरेमनी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये दिन भी उसके लिए जरूरी है, तो वो हमें ढूंढते हुए हमारे पास क्यों नहीं आई। ये सुन ऋतु थोड़ा हिचकिचाई और धीरे से बोली, डैड, एक्चुअली मैंने सितारा के साथ एक औरत को देखा था जो उसके पास बैठी थी, मुझे लगता है वो एक इम्पोर्टर है और सितारा ने उनको अपना पेरेंट बनाकर लाई है यहाँ। इस बात से यही जाहिर हो रहा है डैड कि अगर सितारा ये कमेंसमेंट सेरेमनी अटेंड करना भी चाह रही है तो वो ये नहीं चाह रही कि आप उसका साथ दे, आप उनके पेरेंट बने। सितारा आपको अपना डैड बताने से अच्छा किसी को पैसे देकर हायर करना सही समझा। ये सुन आनंद जी का चेहरा बिगड़ गया, उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि ये देख काजल समझ गई कि अभी ऋतु को अपना मुंह बंद कर देना चाहिए, इसीलिए उसने ऋतु को रोकते हुए बोली, ठीक है बेटा, हम समझ गए, अब चुप हो जाओ। काजल जानती थी अगर ऋतु ऐसे ही बोलती रही तो आनंद जी समझ जाएंगे कि ऋतु जानबूझकर आनंद जी और सितारा के रिश्ते में दरार डालना चाहती है। इसीलिए काजल ने ऋतु को रोक लिया। ऋतु ने अपना मुंह बंद कर लिया और काजल ने आनंद जी को शांत करते हुए कहा, आनंद, शांत हो जाओ, सितारा शायद तुम्हारे बातों को दिल पर ले लिया है, पर वो अब भी तुम्हारी बेटी है ना, गुस्सा छोड़ दो। फिर आनंद जी ने हाफते हुए कहा, हाँ, मुझे ऐसी बेटी चाहिए भी नहीं, उसने एक्चुअली ये सही ही किया है, मुझे उसके लॉ ग्रेड से एम्ब्रेस्ड और अपमानित नहीं होना है। ये बोल के आनंद जी अब स्टेज की तरफ देखने लगी और कुछ नहीं बोले। अभी स्टेज पर एक सिंगिंग प्रोग्राम हो रहा था, वहां बैठे लोग बोर न हो जाए, इसीलिए बीच बीच में सिंगिंग और डांस का प्रोग्राम रख दिया था और इसी के साथ बीच बीच में स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट डिस्प्ले होता और फिर उसके बाद सिंगिंग या डांस होता। ऋतु ने अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली थी, पर अंदर ही अंदर वो खुशी मना रही थी कि उसने सितारा का ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट को छुपा दिया है। अगर सितारा का डिज़ाइन डिस्प्ले होता तो सितारा को सारा लाइमलाइट मिल जाता और आनंद जी को अगर सितारा कितनी काबिल है, कितनी आउटस्टैंडिंग है ये पता चला तो ऋतु और काजल के लिए फिर से अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता। इसीलिए अब ऋतु बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठी थी। अब सिंगिंग प्रोग्राम खत्म हुआ और अब फिर से एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट डिस्प्ले होने लगा। ये देख काजल ने ऋतु से पूछा, ऋतु, तुम्हारा प्रोजेक्ट कब शो होने वाला है? ऋतु ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, ड्रीम कॉलेज हर साल सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट डिस्प्ले करता है, तो बहुत जल्द मेरी टर्न आने वाली है। फिर काजल ने अपना सर में हाँ में हिलाया और आनंद जी से कहा, आनंद, मैंने ऋतु की टीचर से ऋतु के बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया कि ऋतु हमेशा से एक एक्सीलेंट स्टूडेंट रही है। आनंद जी भी काजल की बात पर हाँ में हाँ मिला के बोले, मुझे पता है ऋतु कितनी अच्छी है, वो अपने हर क्लास को बहुत सीरियसली लेती है और अच्छे से पढ़ाई करती है। कभी कभी जब मैं ऑफिस से लेट आता हूँ तो मैंने देखा है ऋतु डिज़ाइन ड्राफ्ट बनाती रहती है, इसीलिए मुझे पता है वो जरूर आज जीत जाएगी। आनंद जी की बात सुन काजल ने आनंद जी के बाह को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, ऋतु तुम्हारी ही बेटी है, सो चिल रहो। ये सुन आनंद जी अंदर ही अंदर गिल्टी फील करने लगे। हाँ, ऋतु और सितारा उन्हीं की बेटी थी, पर आज जो उनका एटीट्यूड था उन्होंने सोचा उनकी एटीट्यूड के वजह से उन्होंने ऋतु को हर्ट किया है। उन्होंने सोचा ऋतु आउटस्टैंडिंग और टैलेंटेड है, इसीलिए उनको ऋतु के लिए खुश होना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर सितारा सक्सेसफुल नहीं होना चाहती तो वो वैसे ही रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बाप होने के नाते जितना उनको करना था उन्होंने सब किया। ये सोच के आनंद जी अपने आप को शांत करने लगे। फिर आनंद जी मुस्कुराते हुए ऋतु की तरफ देख बोले, ऋतु, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तब मैं तुम्हें अपने कंपनी पर काम करने दूंगा। तुम जो भी कपड़े डिज़ाइन करोगी, पापा तुम्हारे हर डिज़ाइन को अच्छा सा पब्लिसिटी देंगे। आज अगर तुम यहाँ जीत गई और तुम्हें डिज़ाइन कंपटीशन का अवार्ड मिला तो मैं तुम्हें अपने कंपनी में चीफ डिज़ाइनर का पोस्ट दूंगा और फ्यूचर में भी तुम्हारा वही पोस्ट रहेगा। ये सुन ऋतु बहुत खुश हो गई और वो आनंद जी के बाहों में आके बोली, डैड, आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू सो मच, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी।
स्टेज पर अभी तक 12 से भी ज्यादा डिजाइन ड्राफ्ट डिस्प्ले हो चुका था, पर एक भी डिजाइन अच्छा नहीं था, इतना खास नहीं था जो किसी की भी नज़र को मेस्मराइज करे। उन 12 डिजाइन को सबसे हाईएस्ट पॉइंट 70 पॉइंट मिला और 4 डिजाइन के पॉइंट्स थे बिलो 60 और बाकी 4 स्टूडेंट फाइनल टेस्ट में फेल कर गए कम पॉइंट्स मिलने के वजह से, और अब उनको डिप्लोमा भी नहीं मिलने वाली थी। जो फेल हुए वो स्टूडेंट्स ड्रीम कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी उनको डिप्लोमा के बगैर कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली थी। ये सब देख आनंद जी ने सोचा, सितारा को अगर 50 पॉइंट भी मिले तो भी काफ़ी है। आनंद जी तो सितारा को बहुत कम आंक रहे थे, अब तो वक्त ही बताने वाला था कि सितारा इस सेरेमनी में एक सच में सितारा की तरह चमकने वाली थी, जिससे सितारा की चमक देख बुरे नज़र वालों की आंखें शौक से बाहर निकलने वाली थी। और अभी ऋतु का डिज़ाइन डिस्प्ले होने वाला था। होस्ट ने ऋतु का नाम अनाउंस किया तो काजल ने ऋतु को करीब से देखा और उसका मेकअप चेक करने के बाद सेटिस्फेक्शन से कहा, ब्यूटीफुल, एकदम फ्लॉलेस, अब जाओ स्टेज पर। ऋतु अपने बढ़ते दिल के साथ उठ खड़ी हुई और स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। फिर उसने माइक्रोफोन को हाथ में लिया और स्क्रीन की तरफ घूमी जहां उसका डिज़ाइन दिखाया जा रहा था। ऋतु का डिज़ाइन एक वेडिंग ड्रेस था। ड्रेस के किनारे में फीनिक्स का डिज़ाइन किया गया था, एम्ब्रॉयडरी किया गया था। फीनिक्स का सर ड्रेस के चेस्ट पर था और ड्रेस के शोल्डर में 2 क्राउन था। जैसे ही ये डिज़ाइन शो हुई, सबकी आंखें सौंधिया गई, सबकी आंखों को ये डिज़ाइन भा गई और पूरे सेरेमनी हॉल में भूकंप सा आ गया। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। तभी सब लोग बातें करने लगे, ओह गॉड, ये ड्रेस कितनी अच्छी है, खूबसूरत है। अगर ये ड्रेस बनाया गया तो मैं इसे ज़रूर खरीदूंगी और अपने शादी में पहनूंगी, ये बहुत खूबसूरत है। फर्स्ट रॉ में जो जजेस बैठे थे उन्हें भी ऋतु की ड्रेस बहुत अच्छी लगी। वो लोग भी ऋतु के डिज़ाइन देख मोहित हो गए और उन्होंने अब पॉइंट देना शुरू किया। फर्स्ट 3 जज ने ऋतु को 89 पॉइंट्स दिए, पर ऋतु को 90 पॉइंट्स नहीं दिए, क्योंकि ऋतु के बाद और भी स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट शो होने वाला था। जजेस को बाकी स्टूडेंट्स को भी कंसीडरेशन दिखाना था। लास्ट जज जो थी क्रिस्टीना डिसूजा, वो थी देश की एक सबसे बड़ी फैशन मैगजीन की एडिटर इन चीफ। उन्होंने ऋतु को कोई स्कोर नहीं दिया। क्रिस्टीना ने उसके पास खड़े स्टाफ से कहा, ड्रेस का साइड और बैक का हिस्सा दिखाओ। ये सुन एक स्टाफ स्टेज पर चढ़ गया। वही काजल बहुत खुश और एक्साइटेड दिख रही थी। उसने खुशी से झूमते हुए आनंद जी का हाथ पकड़ लिया और बोली, आनंद, तुमने देखा, ऋतु ने हमें प्राउड फील कराया है। काजल की बात सुन आनंद जी भी हंसने लगे, उनकी खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वही सितारा ने जब ऋतु का डिज़ाइन देखा तो उसके होठों के कोने मुड़ गए। उसने सोचा, अच्छा, जो डिज़ाइन ड्राफ्ट मुझसे खो गई थी, लगता है उस ड्राफ्ट को ऋतु ने चुरा लिया था। ऋतु ने पूरा का पूरा नकल किया मेरे डिज़ाइन ड्राफ्ट का। ये सोच सितारा डेविल स्माइल कर रही थी। सितारा के ड्राफ्ट में जो डिज़ाइन था उसमें एक एंशिएंट स्टाइल्ड वेडिंग ड्रेस का डिज़ाइन था, जहां फीनिक्स के फेदर्स शोल्डर पर थे, और ऋतु ने उसी डिज़ाइन को एक वेस्टर्न वेडिंग ड्रेस में बदल दिया, शोल्डर पर क्राउन डिज़ाइन करके और फीनिक्स का हेड चेस्ट पर डिज़ाइन कर दिया। तभी मालिनी जी ने कहा, सितारा, मुझे इतना डिज़ाइन के बारे में तो पता नहीं है, पर मुझे ये डिज़ाइन इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहा है। पर जजेस ने उसको इतना हाई स्कोर दे दिया, ये देख अजीब लग रहा है। फिर सितारा ने स्माइल करते हुए कहा, आंटी, वहां एक जज है जिन्होंने अभी भी स्कोर नहीं दिया, देखते हैं वो क्या करती है। उसके बाद मालिनी जी ने हाँ में सर हिलाया और स्टेज की तरफ देखने लगी। टू बी कंटिन्यूड। सितारा धमाका जरूर करेगी और एक अनएक्सपेक्टेड कुछ करेगी, तब तक वेट कीजिए। ऋतु को ऊपर से नीचे गिराने का मजा ही कुछ और होगा और आनंद जी को भी एक सबक मिलने वाली है। आप लोगों को फीनिक्स क्या है बता दूं? फीनिक्स एक बर्ड है, एक पौराणिक पक्षी है जो आग में जलकर राख हो जाने के बाद फिर से जिंदा हो जाती है। ये अमरता और पुनर्जन्म का प्रतीक है। सितारा ने पुनर्जन्म लिया था ना, इसीलिए उसने ये ड्रेस बनाई थी फोनिक्स बर्ड के साथ। ये डिजाइन फेमस डिजाइनर मूनलाइट से कॉपी किया गया है। अब आगे। जब ऋतु ने अपने स्कोर्स देखी तो वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स की हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ 70 थी और ऋतु की 89। इस हिसाब से ऋतु ने बाकी स्टूडेंट्स को मात दे दी थी। ऋतु ने अपने सर झुकाते हुए सबको थैंक यू बोलते हुए कहा, थैंक यू एवरीवन, मुझे एक्नॉलेजमेंट करने के लिए, मैं और मेहनत करूंगी। एक क्लॉथिंग कंपनी का बॉस सेकंड रॉ में बैठा था। वो खड़ा हुआ और ऋतु से पूछा, क्या ये टैलेंट हमारे कंपनी में काम करना चाहती है? उसके बाद एक और कंपनी के बॉस उठा और पूछा, मिस, हमारे कंपनी आपको सीधे डिजाइनर के तौर पर हायर करेगी, वो भी हाई सैलरी के साथ। ऐसे ही हर कोई ऋतु को अपने कंपनी में ज्वाइन कराने के लिए खड़े होने लगे।
वही ऋतु स्टेज पर खड़ी थी और उसके हाथ में अभी भी माइक्रोफोन था। अचानक इतने सारे तारीफ और इतने बड़े बड़े कंपनी का उसे ज्वाइन करने के लिए पूछना, ऋतु बहुत एक्साइटेड हो रही थी और ओवर एक्साइटमेंट में उसका पूरा बॉडी शिवर कर रही थी। पीछे बैठे स्टूडेंट्स भी ऋतु की तारीफ करने लगे। एक ने कहा, ऋतु इज सो गुड, है ना? पर उसने रिसेंटली अपना डिजाइन ट्रेडिशनल डिजाइन में बदल दी है। आनंद जी और काजल ने जब देखा कि ऋतु की डिजाइन पॉपुलर हो गई है और सब तारीफ कर रहे हैं, तो दोनों प्राउड होकर मुस्कुरने लगे और अपने पास बैठे लोगों से कहा, एक्चुअली ये मेरी बेटी है। तभी वो स्टाफ बैकस्टेज पर गया और ऋतु की सारी डिजाइन ड्राफ्ट को प्रोजेक्टर में दिखाने लगा। ऋतु की इस ड्रेस का भी साइड और बैक साइड सब दिखाया। फिर क्रिस्टीना उठी और ऋतु को 50 पॉइंट्स दे दी। क्रिस्टीना ने ऋतु को पास मार्क्स भी नहीं दिया। ये देख सब लोग हैरान हो गए और ऋतु भी हैरानी से क्रिस्टीना को देखने लगी। जब सब लोगों ने देखा कि क्रिस्टीना ने ऋतु को इतने कम पॉइंट्स दिए तो सब लोग थोड़ा गुस्से में बोले, कौन है ये जो इतने कम पॉइंट्स दिए है? फिर एक ने जवाब दिया, वो क्रिस्टीना डिसूजा है। वो फैशन वर्ल्ड की जानी मानी हस्ती है। वो एक टाइम में पॉपुलर मॉडल भी थी। जब वो पॉपुलर हुई थी तभी उसने मॉडलिंग से रिटायरमेंट ले लिया और फिर उसके बाद वो ब्लॉगर, पब्लिशर और क्लॉथिंग रिटेलर बन गई। इसका खुद का एक कॉलम है। एक फेमस फैशन मैगजीन की ये एडिटर इन चीफ है। फैशन इंडस्ट्री में इसे सब लोग जानते हैं और ये ट्रेंड होती रहती है। कोई जो क्रिस्टीना को अच्छे से जानता था उसने अपने पास बैठे लोगों से कहा। वहां बैठे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये देख ऋतु जो स्टेज पर खड़ी थी वो अपनी जगह ही सुन्न खड़ी रही। उसने अपने दांत पीस लिए और क्रिस्टीना की तरफ देखने लगी। फिर उसने अपने माइक्रोफोन को टाइट पकड़ लिया और सोचा, इस क्रिस्टीना ने मुझे इतना कम पॉइंट्स क्यों दिया? फिर क्रिस्टीना धीरे से स्टेज की तरफ आई और होस्ट से माइक्रोफोन लेकर कहा, ये डिजाइन फेमस डिजाइनर मूनलाइट से कॉपी किया गया है। वैसे भी ये डिजाइन एंशिएंट स्टाइल से एडॉप्ट किया गया है और एक वेस्टर्न वेडिंग ड्रेस में चेंज कर दिया गया है। क्या ये सबको इनअप्रोप्रिएट नहीं लगा? स्टेज के नीचे जो लोग बात कर रहे थे उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एक लेडी ने कहा, क्या यहाँ सब लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉम्बिनेशन पर ध्यान नहीं दे रहे थे? हम इसकी ही तो बात कर रहे थे कि ये डिजाइन ईस्टर्न और वेस्टर्न डिजाइन को कंबाइन किया है। वैसे भी हम लोग एक न्यू फैशन को ढूंढ रहे हैं। मिस डिसूजा, आप अभी ओल्ड हो चुकी है और वैसे भी आपको न्यू फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये जिस लेडी ने कहा था वो एक्चुअली प्रोफेसर मिरिंडा थी जो ऋतु को फेवर करती थी। मिरिंडा की बात सुन क्रिस्टीना जोर से चिल्लाई, मिरिंडा। फिर क्रिस्टीना की गुस्से भरी आवाज सुन मिरिंडा चुप रह गई और वहां से तुरंत चली गई। उसके बाद क्रिस्टीना ने माइक्रोफोन को होस्ट को दिया और स्टेज से चली जाने लगी। ये देख होस्ट आवेक्वार्ड होकर मुस्कुराया और बोला, एवरीवन प्लीज एंजॉय द पियानो सोलो। स्टेज पर पियानो बजाना शुरू किया पर स्टेज के नीचे सभी लोग बस ऋतु की डिजाइन के बारे में ही अभी भी बात कर रहे थे। ऋतु गुस्से से पैर पटकते हुए स्टेज से उतरी और अपनी हाथों की मुट्ठी बनाते हुए अपने सीट पर जाकर बैठे। उसका पूरा बॉडी गुस्से से कांप रहा था। काजल जी ने ऋतु का हाथ थामा और उसे कंफर्ट करते हुए कहा, ऋतु इट्स ओके, तुम ऑलरेडी सबसे बेस्ट हो। क्या हो गया अगर उस एडिटर इन चीफ ने तुम्हें 50 पॉइंट्स दिए तो तुम्हारा स्कोर अभी भी बाकियों से ज्यादा ही है। आनंद जी भी ऋतु को कंफर्ट करते हुए बोले, हाँ बेटा, तुम अभी अभी ग्रेजुएट हुई हो, माना रिजल्ट अभी नहीं आया, पर तुम्हारा स्कोर सबसे ज्यादा है तो समझ लो तुम ग्रेजुएट हो ही गई और तुम हमारी ही कंपनी ने उन डिजाइनर से डिजाइन सीख सकती हो और तुम्हें अच्छी तरह से समझने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अपने मॉम डैड की बात सुन ऋतु ने सिर्फ एक फीकी सी स्माइल कर दी, पर अंदर ही अंदर ऋतु थोड़ा वरीड थी क्योंकि उसका ये डिजाइन उसने जो सितारा से डिजाइन ड्राफ्ट उठाया था उस पर बेस्ट था। पर क्रिस्टीना ने जो ये बात मेंशन की कि ऋतु की डिजाइन कॉपी है, पर सब लोगों ने क्रिस्टीना की बात को इग्नोर कर दिया। पर फिर भी ऋतु थोड़ा परेशान हो रही थी। वही क्रिस्टीना मिरिंडा के पीछे पीछे आई और उसे रोकते हुए बोली, मिरिंडा, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, घर चलो, मॉम को तुम्हारी याद आ रही है। पर मिरिंडा ने दांत पीसते हुए कहा, वो मुझे याद कर रही है? क्या बात कर रही हो तुम? जब उन्होंने तुम्हें लेकर चली गई और मुझे और डैड को अकेला छोड़ दिया। उसके बाद जब उन्होंने मिस्टर डिसूजा से शादी की तब से वो मेरी मॉम नहीं रही। क्रिस्टीना ने फिर मिरिंडा को पुकारा, पर मिरिंडा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम वापस हॉल में जो
और एडिटर इन चीफ का फर्ज निभाओ। मेरे पीछे अब मत आना। ये बोल के मिरिंडा वहां से तूफान की स्पीड से चली गई। क्रिस्टीना बस खामोश रहकर मिरिंडा को जाते हुए देखती रह गई। उसके बाद वो वापस ऑडिटोरियम हॉल में आई और उसने देखा कि बाकी रह गए कुछ स्टूडेंट्स की डिजाइन प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बाकी जजेस ने स्कोर दिया और क्रिस्टीना के स्कोर के बिना ही उन स्टूडेंट्स का स्कोर 70-80 तक पहुंच गया। क्रिस्टीना जाके अपने सीट पर बैठी और उसने स्टाफ से पूछा, और कितने प्रोजेक्ट रह गए हैं? स्टाफ ने जवाब दिया, मैम सिर्फ एक ही स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बचा है। क्रिस्टीना का अब और वहां रहने का मन नहीं किया। उसने सोचा, ऋतु की डिजाइन बाकियों से अच्छी है, तो उसे जो भी कुछ कहना था उसने स्टेज पर ही कहा, और बाकी का डिसीजन बाकी जजेस ले लेंगे। ये सोच के वो अपना सामान पैक करने लगी और जाने के लिए रेडी होने लगी। क्रिस्टीना जाने के लिए उठी ही थी कि वहां मारिया आई और उसे रोकते हुए बोली, क्रिस्टीना जी, बस थोड़ी देर रुक जाइए, यहाँ सिर्फ एक ही स्टूडेंट का प्रोजेक्ट रह गया है जिसको आपने चेक नहीं किया है। उसके बाद ये सेरेमनी भी कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। मारिया भी एक आउटस्टैंडिंग डिजाइनर थी और उनकी डिजाइन फैशन मैगजीन पर आती रहती थी, तो क्रिस्टीना सिर्फ मारिया के कहने पर रुकने के लिए मान गई और वापस सीट पर बैठ गई। वही वहां एक लड़की पेंटिंग कर रही थी और उसकी पेंटिंग जस्ट खत्म ही होने वाली थी। तभी वहां मारिया के पास एक स्टाफ आई और बोली कि जो लास्ट डिजाइन प्रोजेक्ट शो होने वाली थी वो मिसिंग है। ये सुन मारिया शॉक हो गई और वो गुस्सा करते हुए बोली, ऐसे कैसे गायब हो गया? ये क्या बोल रही हो तुम? वो स्टाफ बस सर झुका के चुप रह गई। मारिया सीधे बैकस्टेज पर गई और एक असिस्टेंट टीचर के साथ खोजबीन करने लगी। फिर मारिया ने पूछा, यहां बैकस्टेज पर कौन आया था? उसके बाद असिस्टेंट टीचर्स ने एक दूसरे को देखा और फिर एक ने कहा, सिर्फ क्रिस्टीना डिसूजा यहां से गुजरी थी। एक्चुअली वो लोग यकीन के साथ नहीं कह सकती थी कि वो डिजाइन ड्राफ्ट क्रिस्टीना ने चोरी की है, पर वो लोग सच ही कह रही थी। जब क्रिस्टीना मिरिंडा के पीछे पीछे गई थी तो बैकस्टेज से होकर ही गई थी। मारिया गुस्सा हो गई और उसने लीसा को कहा, लीसा अभी जाओ और सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। लीसा वहां से उठी और फुटेज लाने के लिए चली गई। लीसा ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो सच में डिजाइन खो जाने से परेशान हो। और मारिया सीधे मिरिंडा के पास गई। वो क्रिस्टीना को डाउट करना चाहती थी, पर मारिया के दिल ने कहा कि ये मिरिंडा भी हो सकती है। मारिया को पता था कि मिरिंडा सितारा को पसंद नहीं करती और कल रात मिरिंडा देर रात कॉलेज से घर गई थी। ये सोच के मारिया सिर्फ मिरिंडा को शक कर रही थी। जब मारिया मिरिंडा के पास पहुंच गई तो मारिया ने सीधे कहा, सितारा की डिजाइन ड्राफ्ट चोरी हो गई। मिरिंडा ने मारिया की तरफ देखा और कहा, सितारा की डिजाइन ड्राफ्ट चोरी हुई, इसमें मेरा क्या लेना देना है? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? क्या तुम सोच रही हो कि मैंने सितारा की डिजाइन चोरी की? मारिया ने अपने होठों को दबाया और फिर कहा, क्या ये सच नहीं है? ये सुन मिरिंडा ने मारिया को घूरते हुए कहा, मारिया, मैं मिरिंडा सितारा को पसंद नहीं करती, फिर भी मैं एक डिजाइनर हूं और मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती कि किसी के मेहनत को चोरी कर लूं। समझी तुम? मारिया ने अपना सर में हिलाया और वहां से चली गई। मारिया बैकस्टेज पर गई और थोड़ी ही देर बाद लीसा ने मारिया को सीसीटीवी फुटेज लाकर दी। मारिया ने फुटेज चेक की, पर वहां कुछ नहीं मिला। ये देख वो परेशान होने लगी। मारिया ने सितारा के डिजाइन की बहुत तारीफ की थी। उसने सोचा था कि सितारा बहुत टैलेंटेड है, आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए वो चाह रही थी कि सब लोग सितारा की डिजाइन देखें और सब लोग ये भी देखें कि मारिया की टीचिंग अचीवमेंट देखें। पर सितारा की डिजाइन चोरी हो गई और अब तक सितारा को ये बात पता भी नहीं है। ये सोच मारिया को बहुत बुरा लग रहा था सितारा के लिए। इसीलिए मारिया ने किसी को भेजा कि सितारा को वहां बुला लाए। जब सितारा बैकस्टेज पर पहुंची तब सबके एक्सप्रेशन बहुत सीरियस थे। मारिया को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो सितारा को सच बता दे। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद मारिया ने सितारा से कहा, सितारा तुम्हारी डिजाइन ड्राफ्ट खो गई है। ये सुनने के बाद सब लोग ये सोच रहे थे कि अब सितारा रोएगी, चिल्लाएगी, पर सबके सोच के उलट सितारा ने अपना सर में हिला दिया। मारिया ने सोचा कि सितारा ने अच्छे से बात सुनी नहीं, तो मारिया ने फिर से कहा, सितारा तुम्हारी डिजाइन ड्राफ्ट चोरी हो गई है। मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, पर वहां कुछ मिला नहीं कि
किसी ने वो जानबूझकर चोरी की है। सितारा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट नहीं होने से भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ग्रेजुएट डिक्लेयर कर दूंगी। ओके, और मैं पूरी कोशिश करूंगी, तुम्हारी हेल्प करूंगी कि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में डिजाइनर की पोस्ट पर जॉब मिले। ओके। टू बी कंटिन्यूड। सितारा की डिजाइन देख सब हुए हैरान। सितारा का जलवा। अब आगे। जब मारिया ने कहा कि वो सितारा को एक अच्छे से कंपनी में जॉब दिलाने में मदद करेगी, तभी उसे याद आया कि सितारा के पापा की तो खुद की एक बड़ी सी क्लॉथिंग इंडस्ट्री है। ये याद आते ही वो अपने बात बदलते हुए बोली, क्रिस्टीना डिसूजा मेरी दोस्त है, मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा सकती हूँ। अगर तुम्हारे में काबिलियत रही तो तुम्हारी डिज़ाइन उनकी फैशन मैगजीन में जरूर पब्लिश होगी। जब बाकी असिस्टेंट टीचर ने मारिया की बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि सितारा को उसकी अमीरी होने का एडवांटेज दिया जा रहा है। उन्होंने सोचा कि सितारा क्लास अटेंड नहीं करती थी, एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, और आज ऊपर से उसका डिज़ाइन प्रोजेक्ट भी खो गया। और फिर भी मारिया सितारा को एक अच्छी चांस देना चाहती है, सितारा को ऊपर उठा रही है। इसीलिए सितारा से बाकी टीचर जेलस हो रहे थे। तभी स्टेज पर जो एक लड़की सैंड आर्ट कर रही थी, उसकी परफॉर्मेंस लगभग खत्म हो ही गई थी। ये देख मारिया ने लीसा से कहा, लीसा स्टेज पर जाओ और होस्ट को बताओ कि इस साल का रिजल्ट अनाउंस कर दे और अवार्ड देना भी स्टार्ट कर दे। लीसा तुरंत वहां से गई और होस्ट के कान पे कुछ कहने लगी। और वो स्टूडेंट जो सैंड पेंटिंग कर रही थी वो स्टेज से उतर आई। फिर होस्ट ने माइक्रोफोन को पकड़ा और स्माइल करते हुए बोला, थैंक यू फॉर कमिंग टू ड्रीम कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी टुडे। अभी तक सारे स्टूडेंट्स की डिज़ाइन डिस्प्लेड हो चुका है। अब मैं इस साल का विनर का नाम अनाउंस करने जा रहा हूं, सो इस साल की फर्स्ट विनर का नाम है। काजल ने एक्साइटेड होकर ऋतु का हाथ पकड़ा और खुशी से झूमते हुए बोली, ऋतु, इस साल की सबसे हाईएस्ट स्कोर तुम्हारा ही है। फिर काजल आनंद जी की तरफ देख बोली, आनंद देखा तुमने? ऋतु फर्स्ट प्लेस पर आई है। तुम्हें पता है, ड्रीम कॉलेज की विनर आगे चल के एक फेमस डिजाइनर बनता है। ऋतु भी फ्यूचर में एक फेमस डिजाइनर बनेगी। और अगर वो हमारी ही कंपनी में डिजाइनर बन के आई तो हमारी कंपनी की बहुत सक्सेस होगी। काजल इतना खुश थी कि उसकी आवाज भी थोड़ा चेंज हो गई थी। ऋतु ने खुश होते हुए स्टेज की तरफ देखा। उसने सोचा, फाइनली अब मुझे फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। फिर ऋतु ने काजल की तरफ देखा और पूछा, मॉम क्या मेरा मेकअप चला गया है? अवार्ड लेने के बाद सारी लाइट्स मेरे ऊपर फोकस करेगी, मॉम क्या मेरी लिपस्टिक चली गई है? फिर काजल ने उसके बैग से एक लिपस्टिक निकाली और ऋतु के हाथ में देके बोली, ये लिपस्टिक लगाओ, ये डार्क शेड का है। नहीं तो स्टेज पर चढ़ने से सारी लाइट चेहरे पर पड़ने से लोगों का चेहरा फीका दिखता है। इसीलिए ये डार्क लिपस्टिक लगाओ, उससे तुम हॉट दिखेगी। ऋतु ने लिपस्टिक खोला और अपने लिप्स पर लगाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि बैकस्टेज से एक लड़की आ रही है और वो सितारा थी। ऋतु का हाथ बीच में ही रुक गया। ऋतु ने देखा कि सितारा ने होस्ट के कान में कुछ कहा और होस्ट से माइक्रोफोन लेके अपने कोल्ड वॉइस में कहना शुरू किया, थैंक यू सबको यहाँ आने के लिए, ये एक लास्ट प्रोग्राम है और ये एक लास्ट डिज़ाइन भी है। फिर सितारा ने जहां सैंड पेंटिंग का प्रॉप रखा हुआ था उस तरफ देखा और कहा, मैं आप लोगों को मेरा डिज़ाइन इस सैंड में सेंड आर्ट करके दिखाऊंगी। सितारा ने अपनी बात खत्म की और माइक्रोफोन को होस्ट के हाथ में दिया और सैंड आर्ट की प्रॉप की तरफ बढ़ गई। स्टेज की लाइट्स ऑफ हो गई और सैंड आर्ट की प्रॉप के ऊपर लाइट्स को फोकस किया गया और सितारा जो भी करने वाली थी वो बड़े से स्क्रीन में प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाने लगा। सबने देखा कि एक पतली सी हाथ, पतली सी उंगलियां उन सैंड के पास आई जो बहुत ग्रेसफुल लग रहा था, और फिर सबने देखा कि वहां सिर्फ कुछ सैंड है और सितारा वहां अपने उंगलियां घुमा रही है। उन्होंने देखा उन सैंड की ढेर अब एक बहुत ही बारीकी और खूबसूरती से मूव होने लगी। सैंड को शेप दिया गया, सितारा अपने उंगलियों को लहराते हुए डिजाइन बनाने लगी और अब एक पियनी फ्लावर का शेप लेने लगा। सब लोग ये देख क्यूरियस थे कि सितारा ने पियनी फ्लावर क्यों बना रही है। तभी उन्होंने देखा कि सितारा ने अपनी हाथ हटा ली और फिंगरप्रिंट पे सैंड लेके वहां थोड़ा थोड़ा छिड़कने लगी और अब पियनी फ्लावर की पंखुड़ियों का शेप बनने लगी और पलके झपकते ही वो एक स्कर्ट में बदल गई। वो पियनी फ्लावर एक स्कर्ट की तरह दिख रही थी
जो बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। ये देखते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए और सब लोग हैरानी से आंखें फाड़े स्क्रीन की तरफ देखने लगे। स्कर्ट का किनारा ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ पियनी फ्लावर के पंखुड़ियों से बनी हो, लेयर के ऊपर लेयर था। वो स्कर्ट बहुत अजूबा दिख रहा था। सब लोगों की आंखें बाहर आने को हुई। फिर स्कर्ट का किनारे का कॉलर चेंज हो गया, वेस्ट से लेके कॉर्नर तक वाइट से पिंक कलर में बदल गया। स्कर्ट का जो ट्रांजिशन हुआ था वो नेचुरल दिख रहा था। स्कर्ट का बेल्ट भी एक वाइन की तरह दिख रहा था, जो सिर्फ वेस्ट लाइन को आउटलाइन कर रहा था। इस ड्रेस को स्ट्रैपलेस बनाया गया था। ड्रेस का नेकलाइन भी एक फूलों की पंखुड़ी की तरह दिख रहा था और वो पंखुड़ी ओपन दिख रही थी, जो स्कर्ट से मैच कर रही थी। इससे इस डिज़ाइन के अपर लुक को बहुत खूबसूरत बना रही थी और वो ही एक वीकर पॉइंट थी जो सबको उस डिज़ाइन ने मोहित कर लिया। वो ओपन फ्लावर पेटल्स, आर्म्स और चेस्ट को कवर कर रहा था। इतना खूबसूरत दिख रहा था कि सबकी आंखों में जादू सा हो गया। ये ड्रेस दिखकर लग रहा था कि ये ड्रेस कोई मॉडल के लिए नहीं बल्कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कोई गाउन नहीं बल्कि एक ट्रेडिशनल गाउन की तरह दिख रहा था। ये ड्रेस बहुत रिफ्रेशिंग दिख रहा था और वेस्ट के नीचे का भाग एक फ्लावर पेटल की तरह दिख रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब सैंड पेंटिंग एक तस्वीर में बदल रही थी। सितारा ने एक लड़की के ऊपर वो ड्रेस बनाया और हर मूवमेंट के साथ सैंड आर्ट का पोस्चर भी बदल रहा था। पहले सितारा ने दिखाया कि सैंड आर्ट में जो उसने लड़की को वो ड्रेस पहनाई है वो स्कर्ट को पकड़े गोल गोल घूम रही है और उसका स्कर्ट भी पियनी फ्लावर पेटल्स की तरह हवा में झूम रही है। कभी वो लड़की सैड होती है, कभी वो लड़की खुश होती है, कभी वो शरारती है, कभी हंसती है। सितारा की उंगलियों ने वाकई उस सैंड आर्ट पेंटिंग में जैसे जादू सा कर दिया था। और ये सब देख के अब सारे ऑडियंस की सांसें रुकने के कगार पर आ गई थी। फाइनली अब सितारा का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ और अब यहाँ एक लड़की पियनी लाइक ड्रेस पहनी हुई थी और वो लड़की एक एप्पल की ट्री के नीचे खड़ी हुई थी। वो लड़की आसमान में चमकती हुई चांद को देख रही थी। हवा में फूलों की पंखुड़ियाँ उड़ रही थी। ये नज़ारा इतना अच्छा, खूबसूरत, स्टनिंग था कि कोई लोग तो इमोशन हो गए। सबकी सांसें जैसे कुछ पल के लिए रुक गए। कुछ सेकंड के लिए तो नीचे से कोई आवाज़ नहीं आई जब तक कि स्टेज की लाइट ऑन नहीं हुई। जब स्टेज की लाइट ऑन हुई और सितारा पर फोकस किया गया तो सब ऑडियंस खड़े होके इतने जोर जोर से ताली बजाई कि उनके शायद हाथ भी दर्द होने लगा था। सब लोग बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने कुछ अजूबा देख लिया हो। वही ऋतु ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लिपस्टिक को हाथों में ही मसल दिया और वो अपनी जगह ही बैठे बैठे कांपने लगी। वो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। वही कैलाश जी सितारा का परफॉर्मेंस लाइव देख रहे थे, क्योंकि जब सितारा की परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई थी तब ही मालिनी जी ने उनको वीडियो कॉल किया था और उस वक्त कैलाश जी अंबर के दादाजी के साथ बैठे हुए थे। मालिनी जी कैलाश जी को MSG किया हुआ था कि ओह माय गॉड, मेरी बहू तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। सितारा की सैंड पेंटिंग की लाइव वीडियो अंबर के दादाजी ने भी देखे। उन्होंने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा, देखा मेरी पोता बहू कितनी लाजवाब है, कितनी औसम है, देखना उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मेरी पोता बहू सच में अमेजिंग है। कैलाश अभी के अभी ड्रीम कॉलेज पर कांटेक्ट करो और बताओ कि हम कॉलेज में डोनेट करना चाहते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप का भी इंतजाम करो। कैलाश जी ने वीडियो को देखा और थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, डैड, बाकी के लोग और प्रोफेसर बता रहे हैं कि सितारा तो कॉलेज जाती ही नहीं तो उसकी डिज़ाइन इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। ये अंबर के दादाजी ने अपना छड़ी उठाया और कैलाश जी के पैर पर धीरे से मारते हुए बोले, मेरी पोता बहू कितनी टैलेंटेड है, क्या ये जान के तुम्हें अच्छा नहीं लगा। कैलाश जी ने आवेगवाड़ होकर स्माइल करते हुए कहा, अरे डैड, मेरा वो मतलब नहीं था। ऑफ कोर्स सितारा मुझे बहुत पसंद है, पर सितारा इतनी मासूम भी नहीं है। ऐसा लगता है इसके अंदर कई राज छुपे हैं। कैलाश जी की बात सुन अंबर के दादाजी ने फिर से कैलाश जी को हल्के से मारते हुए कहा, तुम्हें सितारा सिंपल नहीं लगती तो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन सबसे जरूरी बात है मेरे पोते को सितारा पसंद है और मुझे भी सितारा पसंद है। अंबर के लिए मुझे सितारा ही पोता बहू के रूप में चाहिए और यही मेरा फाइनल डिसीजन है, बस बात खत्म। ऐसा नहीं था कि कैलाश जी को सितारा पसंद थी, पर वो थोड़ा सितारा के बारे में जानना चाहते थे कि सितारा के साथ कुछ हुआ तो नहीं। उन्हें ऐसा लगता था सितारा जैसी दिख रही है वैसा है नहीं।
उसके बाद कैलाश जी ने किसी को MSG टाइप किया और कहा, सितारा कपूर के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। वही सेरेमनी में जब सबने ताली बजाना बंद किया तो क्रिस्टीना वो पहली जज थी जिसने सितारा को 70 पॉइंट्स दिए थे। बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में क्रिस्टीना ने सिर्फ सितारा को ही अपना स्कोर दिया था। बाकी के जज ने भी सितारा को 90, 94, 95 ऐसे स्कोर दिए। सितारा की एवरेज स्कोर 80 के ऊपर था जबकि ऋतु की एवरेज स्कोर सिर्फ 70 थी। उसके बाद होस्ट बहुत एक्साइटेड था रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। उसने अच्छे से काउंट किया और एक बड़ी सी स्माइल के साथ अनाउंस किया, तो इस साल की कमेंसमेंट सेरेमनी का विनर होती है मिस सितारा कपूर। 2 ND पोजीशन पर है ऋतु देशमुख और 3 RD पोजीशन पर है एलेक्स। जब होस्ट ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया तब सबसे ज्यादा अभी खुश नजर आ रहा था तो वो थे आनंद जी। उन्होंने खुशी से काजल की तरफ देख कहा, काजल क्या मैंने सही सुना? सितारा विनर है और ऋतु को 2 ND आई है ना? मेरी दोनों बेटी ने मेरा नाम किया है। काजल खुश नहीं थी पर फिर भी उसने सर हिलाते हुए कहा, हाँ आनंद, सितारा विनर हुई है। आनंद जी खुशी से हंस पड़े और बोले, सितारा ने सच में इतनी अच्छी पेंटिंग करना सीखी, मुझे मालूम नहीं था। सच में सितारा एक्सीलेंट है। आनंद जी को डिजाइन्स के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने बस ये देखा कि सितारा ने जो सैंड पेंटिंग बनाया है वो बहुत खूबसूरत है। ऋतु वही गुस्से में अपना दांत पीसने लगी। ये देख काजल ने ऋतु को देख अपना सरनामे हिलाया और उसे शांत रहने के लिए इशारा किया। टू बी कंटिन्यूड। ऋतु का पर्दाफाश आनंद जी की बेइज्जती। अब आगे। ऋतु को गुस्से में आपा खोते देख काजल ने उसे शांत होने का इशारा किया। फिर होस्ट ने बहुत ही एक्साइटेड के साथ पैशनेटली अनाउंस किया, तो अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे एडिटर इन चीफ मिस क्रिस्टीना डिसूजा को, जो डायरेक्टर ऑफ जेसबी और मून ग्रुप के डायरेक्टर है, स्नो ग्रुप के चीफ डिजाइनर है। उन्हें हम रिस्पेक्टिवली बुलाना चाहते हैं हमारे आज के सेरेमनी के विनर, 1 सेंट रनर अप और 2 ND रनर अप को अवार्ड देने के लिए। हम हमारे विनर, 1 सेंट रनर अप, 2 ND रनर अप को भी स्टेज पर बुलाना चाहते हैं अवार्ड लेने के लिए, साथ ही उनके पेरेंट्स के साथ। ये सुनते ही काजल ने ऋतु को जबरदस्ती उठाया और ऋतु भी अपने आप को शांत करके एक लंबी सांस ली और स्टेज की तरफ बढ़ गई। फिर काजल ने आनंद जी से कहा, आनंद चलो हम ऋतु के साथ स्टेज पर चलते हैं, ऋतु को अवार्ड मिलने वाला है अभी। काजल जानती थी कि आनंद जी को लाइमलाइट में आना बहुत पसंद है, इसीलिए काजल ने आनंद जी से ये जानबूझकर कहा। उन्हें ये अपॉर्चुनिटी काजल जानबूझकर दे रही थी। फिर आनंद जी ने हंस पड़े और बोले, हाँ चलो हम साथ ही स्टेज पर चलते हैं, तुम ऋतु के साथ अवार्ड लेना, मैं सितारा के साथ अवार्ड एक्सेप्ट करूंगा। कोइंसिडेंटली आज मेरी दोनों बेटी को अवार्ड मिल रहा है, काजल मैं बहुत खुश हूँ। काजल ने अपने होठों को दबा लिया और वो आनंद जी को याद दिलाना चाहती थी कि सितारा आज जिसके साथ आई थी वो कोई और है। बहुत देर सोचने के बाद काजल ने आनंद जी से ये बात नहीं कही, ना ही उन्हें याद दिलाया। काजल ने सोचा, अगर सितारा किसी और औरत को अपना पेरेंट्स बनाकर लाई है तो ये ऑटोमेटिकली आनंद जी के इज्जत को ताड़ ताड़ कर देगी आज स्टेज पर, और फिर उसके बाद आनंद जी सितारा से और नफरत करने लगेगा। यही सोच काजल बस चुप रह गई। ऋतु, काजल और आनंद जी एक साथ स्टेज पर जाने लगे और सितारा और मालिनी जी भी एक साथ स्टेज के लिए आगे आने लगी। काजल स्टेज पर ऋतु और आनंद जी के साथ खड़ी हो गई और नेचुरली वो सितारा के साइड ही खड़ी थी, एक ही लाइन में। आज सितारा विनर हुई थी तो होस्ट खुशी से आनंद जी के पास आया और बोला, क्या आप सितारा कपूर के फादर हैं? इससे पहले कि आनंद जी जवाब दे, सितारा ने तुरंत कहा, वो मेरे नहीं सिर्फ ऋतु के फादर है। फिर सितारा वहां से घूमी और मालिनी जी का हाथ पकड़ के वो स्टेज के सेंटर की तरफ बढ़ गई। सितारा और मालिनी जी साथ आगे बढ़े। एक बहुत चार्मिंग, एलिगेंट और मैच्योर दिख रही थी और एक कोल्ड, यंग, ब्यूटीफुल और नोबल लग रही थी। सितारा की बात सुनने के बाद होस्ट ने थोड़ा हिचकिचाया और फिर वो आनंद जी को वही छोड़ के सितारा की तरफ आ गया और आनंद जी वहां शर्म से डूबते जा रहे थे। आनंद जी इस वक्त बहुत गुस्सा हो गए थे, जैसे वो अभी खून की उल्टी ही कर देंगे। अगर वो अभी घर पर होते तो वो जरूर सितारा पर चिल्लाते, पर ये अभी उनका घर नहीं है। वो बस चुपचाप ये टॉलरेट कर सकते थे और उसके बाद वो एम्बारास्ड होके ऋतु के साइड में खड़े हो गए।
फिर होस्ट ने मुकुराते हुए मालिनी जी से कहा, हेलो, क्या आप सितारा के साथ आई है? आप हमें बता सकती है, आप सितारा की क्या लगती है? मालिनी जी ने प्यार से मुस्कुरा दिया और सितारा की तरफ देख बोली, मैं सितारा की आंटी हूं। फिर होस्ट ने कॉम्प्लीमेंट करते हुए मालिनी जी से कहा, आपने अपने आप को बहुत वेल मेंटेन करके रखा है, आप तो सितारा की बहन जैसी लग रही है। ये सुन मालिनी जी ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। फिर होस्ट ने पूछा, तो आज सितारा विनर बनी है, क्या आपको कुछ कहना है इसके बारे में? ये बोल होस्ट ने मालिनी जी को माइक्रोफोन दे दिया। मालिनी जी ने माइक्रोफोन लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज सितारा के अचीवमेंट से बहुत खुश हूँ। ये उसकी हार्ड वर्क और उसकी टैलेंट का नतीजा है। सितारा की मॉम बहुत जल्द ही इस दुनिया से चली गई, मैं बस ये चाहती हूँ कि सितारा हमेशा खुश रहे। उसका डिसीजन कोई भी हो, मैं उसे हमेशा ही सपोर्ट करूंगी। ये सुन सितारा ने मालिनी जी की तरफ देखा, उसका दिल भर गया। उसने सोचा, अगर आज मॉम जिंदा होती तो आज मॉम मेरे साथ यहाँ खड़ी होती और वो भी सेम बात बोलती जो अभी मालिनी आंटी ने कहा, मॉम मुझे कभी भी कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करती और मुझे वो करने देती जो मुझे अच्छा लगता है। सितारा ने तभी महसूस किया कि अंबर कुछ बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस है। सितारा ने सोचा कि रिकी ने पता नहीं इतनी इतनी स्मार्ट लेडी कहाँ ढूंढा है। वो बस अब अंबर के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे ही करके कुछ देर बाद सितारा को अवार्ड दिया गया और तब सितारा ने होस्ट से माइक्रोफोन लेके कहा, हेलो एवरीवन, अब आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, PLZ स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखिएगा। ये बोल के वो सामने बड़े से स्क्रीन से हट गई और वहां स्क्रीन पर लीसा और ऋतु की कन्वर्सेशन दिखाई देने लगी। जैसे जैसे उनकी बातें सब लोग सुन रहे थे, वैसे वैसे सब लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी और ऋतु की तरफ घिन भारी भाव से देखने लगे। जब स्क्रीन पर फुटेज बंद हुई तो सितारा सामने आई और बोली, ये रहा आज की ताजा खबर कि आनंद देशमुख की नाजायज बेटी ने आनंद देशमुख के बड़ी बेटी के साथ धोखाधड़ी किया है, उसका डिजाइन चुराया है, उसका हक छीनने की कोशिश की है। तो आप लोग बताइए, अगर मैं यहाँ सैंड पेंटिंग नहीं करती तो क्या मुझे ये अवार्ड मिलता? आप बताइए ऐसी लड़की के साथ क्या करना चाहिए? वही ऋतु ये सब देखने के बाद उसकी तो आंखें बाहर आने को हुई, वो उसकी जगह पर ही थर थर कांपने लगी। फिर वो डर से काजल का हाथ पकड़ ली और जल्दबाजी में बोली, नहीं नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे लीसा ने ही ब्लैकमेल करके बुलाया था और मैं भी उसकी बातों पे आ गई। PLZ मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस थोड़ा डर गई थी, आई एम सॉरी। ये बोल उसने अपना चेहरा झुका लिया और नीचे सब लोग ऋतु को गालियां देने लगे कि ऐसी लड़कियां ऐसी ही घटिया होती है, उनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सब तरह तरह की बातें बोलने लगे। आनंद जी तो जैसे आज जमीन पर समा जाना चाहते थे, इतनी बेइज्जती आज से पहले उनको कभी महसूस नहीं हुई। वो गुस्से भरी लाल आंखों से ऋतु को देखने लगे। फिर तभी वहां पर क्रिस्टीना आई और बोली, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऋतु देशमुख ने जानबूझकर सितारा के डिजाइन्स को छुपाया है, उसकी मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो ऐसी डिजाइनर की हमें फ्यूचर में कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि हो ना हो ऋतु का डिजाइन भी चोरी किया हुआ होगा, उसने कॉपी की है। तो सब बातों को बट्टे नजर रखते हुए मैं अनाउंस करती हूं कि ऋतु को जो 2 ND पोजीशन मिला था वो मैं खारिज करती हूं। क्या किसी को कोई ऐतराज है? क्रिस्टीना की बात सुन सब जजेस चुप रह गए। फिर आनंद जी और बेइज्जती सहन नहीं कर पाए और वहां से दंदनाते हुए बाहर निकल गए। वही सभी लोग ऋतु को एकदम नफरत भरी निगाहों से देखने लगे, जो ऋतु अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो वहां से रोते हुए जाने ही वाली थी कि वहां मारिया आई और बोली, ऋतु देशमुख, मैं तुम्हें अच्छी और होनहार बच्ची समझती थी, पर तुम तो ऐसी निकली, आई कांट बिलीव दिस। फिर ऋतु वहां से जा पाती, सितारा ने टेढ़ी स्माइल कर उसे रोक लिया और बोली, कहाँ चली प्यारी बहना, आज का तोहफा तो लेती जाओ। ये बोल के सितारा ने कस के एक चांटा ऋतु के गाल पर लगाई, जिससे सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उन लोगों को सितारा के ऊपर कोई डेविल ही नजर आ रहा था। वो लोग सितारा के पर्सनैलिटी को एडमायर करने लगे कि लड़कियों को ऐसे ही स्मार्ट, निडर होना चाहिए। आजकल के जमाने में लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो ये बेदिल दुनिया नोच खाएगी। काजल ने ऋतु को संभाला और ऋतु अपने गाल को पकड़ते हुए रोते हुए वहां से चली गई। फिर सितारा वहां अब और नहीं रुकी,
उसने लीसा को घूर के देखा और मालिनी जी का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। सितारा के जाते ही उसके पीछे पीछे क्रिस्टीना भी आई और सितारा को पीछे से बुलाई, सितारा। सितारा ने पीछे मुड़कर क्रिस्टीना को देखा और क्रिस्टीना ने अपना बिजनेस कार्ड निकाल के सितारा के हाथ में दे कहा, हेलो, मैं फैशन मैगजीन के एडिटर इन चीफ हूँ और ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहती हो तो मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम एक फेमस फैशन डिजाइनर बन जाओ। लेकिन तुम्हारी हर डिजाइन हमारे मैगजीन में पहले पब्लिश होगी। सितारा ने वो बिजनेस कार्ड लिया और मुस्कुराते कहा, मैम मैं अभी तो सिर्फ एक फ्रेश ग्रेजुएट हुई हूँ। मुझे शर्मिंदा हो रहा है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर बैठी है। फिर क्रिस्टीना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें अभी भी हमारे साथ काम करने में इंटरेस्ट है? ये सुन सितारा ने कहा, मैम मैं आपकी कार्ड रख रही हूँ, पर मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है कि मैं अपना डिजाइन मैगजीन में पब्लिश करूंगी या नहीं। ये सुन क्रिस्टीना उदास हो गई और बोली, और सितारा, ये बहुत दुख की बात है, मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ काम करो। पर कोई नहीं, अगर तुम्हारा मन बदले और तुम मेरे साथ काम करना चाहो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। हम सितारा ने हाँ में सर हिलाया और क्रिस्टीना सितारा का सर सहला के वहां से चली गई। क्रिस्टीना के जाने के बाद वहां काजल, ऋतु और आनंद जी आए, जो अभी तक वहां से गए नहीं थे। वो बस ऑडिटोरियम हॉल से बाहर आए थे। आनंद जी ने जब देखा कि सितारा क्रिस्टीना डिसूजा जैसे इतने बड़े और सक्सेसफुल लेडी को मना कर रही है, तो वो स्टेज पर जो भी हुआ वो सब भूल गए। उनको तो सिर्फ अपने बिजनेस और पैसों से मतलब था। उन्होंने सोचा अगर सितारा क्रिस्टीना डिसूजा के साथ काम करती तो उनके ही कंपनी का लाभ होता। ये सोच वो कोल्ड फेस के साथ सितारा के पास आए और दांत पीसते हुए बोले, तुमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दिया सितारा। तुम जानती भी हो फैशन मैगजीन फैशन इंडस्ट्री में कितना पॉपुलर है, कितना इन्फ्लुएंशियल है। ये सुन सितारा ने अपनी आंखें रोल कर कही, ये मेरा मैटर है। ये सुन आनंद जी दांत पीस लिए और बोले, सितारा तुम इतनी एरोगेंट क्यों हो गई हो? इसीलिए तो नहीं कि तुम विनर बनी हो, तुम अपने आप को समझती क्या हो? उस सैंड पेंटिंग को थैंक यू कहो जो तुम आज उसकी मदद से यहां उभर के आ पाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डिजाइन अमेजिंग था? मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा दिया है। तुम्हें फ्यूचर में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये सुन सितारा टेढ़ी स्माइल करने लगी और ऋतु की तरफ देख बोली, अब भी मुझ पर ही बिल फाड़ा जा रहा है। आपकी ये सो कॉल्ड नाजायज बेटी की कोई गलती नहीं है ना? चोर कही की। ये सुन ऋतु सितारा के सामने आने को हुई, पर सितारा ने उसे ऐसी नजरों से देखा कि ऋतु की कदम वहीं रुक गए। आनंद जी भी आग बबूला होके सितारा पर हाथ उठाने ही वाले थे कि मालिनी जी ने बीच में उनका हाथ रोक लिया और कहा, सितारा को अब से अकेला मत समझिएगा, उसकी माँ उसके साथ है अब से। सितारा का अगर एक बाल भी बाका हुआ तो आपकी कंपनी को भगवान बचाए। ये कहकर मालिनी जी सितारा का हाथ थामी और वहां से सितारा को लेके चली गई। टू बी कंटिन्यूड।